कहानी का मेन कैरेक्टर हिराको कैंसर से मारा जाता है। हिराको की पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक थी। हर किसी ने उसे धोखा ही दिया था और आखिर में वो कैंसर से मारा गया। इसलिए गॉड को भी उस पर दया आ जाती है। गॉड हिराको से कहते हैं कि वो हिराको को दूसरी लाइफ देने वाले हैं। उसकी नई लाइफ में वो उसे एक ऐसी बॉडी देने वाले हैं जो कभी भी बीमार नहीं होगी। साथ ही गॉड हिराको से पूछते हैं कि क्या उसे कुछ और भी चाहिए। हिराको कहता है कि वो अपने नए लाइफ में फार्मिंग करना चाहता है। जब हॉस्पिटल में वो बीमार था उसने एक फार्मिंग का शो देखा था। साथ ही हिराको गॉड से एक और रिक्वेस्ट करता है कि पिछले लाइफ में वो लोगों से बात नहीं कर पाता था, इसलिए नई लाइफ में गॉड उसे एक ऐसी जगह पे रिबॉर्न करे जहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आते। गॉड हिराको की सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। हालांकि गॉड को फार्मिंग के रिलेटेड हिराको को क्या देना चाहिए ये पता नहीं था, इसलिए वो एग्रीकल्चर गॉड को कॉल लगाते हैं। कॉल एंड होने के बाद गॉड हिराको से कहते हैं कि हिराको को ऑलमाइटी फार्मिंग टूल मिलने वाला है। इसके बाद गॉड आके हिराको को एक नई दुनिया में रिबॉर्न कर देते हैं। हिराको उड़ जाता है। लंबे समय के बाद अपनी बॉडी को मूव करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन हिराको बीमारी रहता था तो वो हमेशा बेड पे एडमिट रहता था, तो ऐसे हलचल करना भी उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट ही है। हिराको को अपने आसपास बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि वो एक फॉरेस्ट में है। लेकिन उसने गॉड से कहा था कि वो हिराको को एक ऐसी जगह पर भेजे जहाँ पर ह्यूमन आए। खैर आगे हिराको अपने मन में ऑलमाइटी फार्मिंग टूल कहता है और उसके हाथ में एक फार्मिंग टूल आ जाता है। हिराको इससे खुदाई करने लगता है। हिराको को पता है कि ये एक मैजिकल वेपन है। इस वेपन के साथ हिराको कितना भी खुदाई करे लेकिन उसे कोई भी थकान नहीं लग रही होती। आगे थोड़ी देर बाद हिराको वाटर और फूड ढूंढने का सोचता है। हालांकि काफी चलने के बाद भी उसे बस आसपास पेड़ दिख रहे होते हैं। तभी हिराको के साइड से कोई जाता है। हिराको समझ जाता है कि भाई अभी वो एक नई दुनिया में है, इसके ऊपर से वो एक फॉरेस्ट में है, तो यहाँ पर खतरनाक एनिमल्स होंगे ही, तो उसे सतर्क रहना होगा। आगे हिराको को एक बड़ा सा ट्री दिखता है। हिराको ट्री के पास आता है। हिराको इस जगह को अपना लैंडमार्क बनाने का सोच लेता है। हिराको काफी हद तक चला लेकिन उसे अभी तक कोई भी रिवर वगैरह नहीं मिली, इसलिए वो सोचता है कि वो खुद यहाँ पर एक वेल बना लेगा। हिराको सोवेल कहता है और उसके हाथ में सोवेल वेपन आ जाता है। हिराको समझ जाता है कि ऑलमाइटी टूल से वो जो सोचता है वही वेपन बनता है, यानी वो जो चाहे वो वेपन बना सकता है। हिराको यहाँ पर डिगिंग स्टार्ट कर देता है और बस थोड़ी सी डिगिंग करने के बाद उसे वाटर मिल जाता है। अभी के लिए हिराको की वाटर की चिंता खत्म हो गई होती है। हिराको ने अब इस जगह को अपना बेस बनाने का सोच लिया होता है, तो पहले वो अच्छे से आसपास साफ सफाई कर लेता है। इसके बाद अब हिराको आसपास के पेड़ों को काटने का सोचता है। हिराको सोचता है कि वो पहले पेड़ को एक साइड से काटेगा फिर दूसरे साइड से काटेगा, लेकिन ऑलमाइटी वेपन से बनी हुई एक्स से पेड़ बस एक ही स्लैश में कट हो जाता है। ये देखने के बाद हिराको भी हैरानी हो जाता है। खैर इसके बाद हिराको पेड़ से लंबर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिराको ने काफी लंबर बना दिया होता है। हिराको सोच रहा होता है कि भाई इनसे वो खुद के लिए कुछ एक छोटी सी हट बना ले, लेकिन वो जानता है कि स्क्रैच से ये करना आसान नहीं होगा। उसने पिलर लगा के शुरू करने का ट्राई भी किया, लेकिन तभी वो देखता है कि भाई यहाँ पर शाम हो चुकी है। हिराको समझ जाता है कि जल्दी रात भी होगी, उसे अंधेरे के लिए कुछ लाइट चाहिए होगी। हिराको फ्लैश लाइट लैंप कहता है, लेकिन यकीनन इससे रिलेटेड कोई भी वेपन नहीं होता। हिराको सोचता है कि भाई उसे अभी कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे वो आग लगा पाए। तभी हिराको भाई एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि सूरज तो भाई ढल चुका होता है। फिर आगे रात को हम देखते हैं कि हिराको ने इस बड़े से पेड़ में ही अपने लिए जगह बना दी होती है, या हिराको रोजमर्रा की जरूरती चीजों को भी बना रहा होता है। तभी हिराको यहाँ पर रियलाइज करता है कि रात के टाइम में भी यहाँ पर उसे आसपास यहाँ तक दूर में भी सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। हिराको लग रहा होता है कि शायद से ये गॉड ने दिए हुए हेल्दी बॉडी की वजह से है, या फिर इस दुनिया में जो 2 मून्स है इस वजह से होगा। अगले दिन उठ के हिराको सबसे पहले पानी पीता है। वो देखता है कि वाटर बिल्कुल सही है। इसके बाद वो सीधा फायर की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हिराको सामने के और एरिया को क्लियर करने लगता है। ऑलमाइटी वेपन को यूज करने की वजह से हिराको को भूख थकान कुछ भी नहीं लगती, लेकिन उसे यकीनन ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा काम करने की वजह से उसके बॉडी का थोड़ा सा तो स्टेमिना यूज हो रही होगा। इसीलिए हिराको समझ जाते हैं कि भाई अब उसे कुछ खा लेना चाहिए। तभी एक रैबिट भाई यहाँ पर हिराको पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हिराको भाई कुछ समझ नहीं पाता, वो बस उसे ऑलमाइटी वेपन से हिट कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि भाई हिराको उसे पका के खा रहा होता है। हिराको यहाँ पर एक टॉयलेट भी बनाता है। भले यहाँ पर कोई लोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी खुले में ऐसे करना ये हिराको को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो टॉयलेट के अराउंड वुडन वॉल लगा देता है जो कि उसने कल रात बनाई थी। आगे हिराको लैंड को कल्टीवेट करने लगता है। लैंड कल्टीवेट करके शाम हो जाती है। तभी हिराको को रियलाइज होता है कि भाई भले ही उसने लैंड को कल्टीवेट किया है, लेकिन उसके पास प्लांट करने के लिए कोई सीड नहीं है। हिराको सोचता है कि अगले दिन फॉरेस्ट में जाके वो कुछ सीड को ढूंढेगा, लेकिन जब हिराको अगले दिन उठता है वो देखता है कि यहाँ पर तो प्लांट उग गया है। हिराको सोच रहा होता है कि क्या इस नई दुनिया में बिना कुछ प्लांट किए भी ये उग जाते हैं। हालांकि उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद से ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का भी ये कमाल हो सकता है। हिराको देखता है कि यहाँ पर काफी अलग अलग प्रकार के प्लांट उगे हैं। हिराको अब इनको फॉरेस्ट के बीट से प्रोटेक्ट करने वाला होता है। हिराको
हिराको पहले फेंस बनाता है, फिर उसके सामने गड्ढा बनाता है, इससे बाहर के मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते। कुछ दिनों में हिराको की ये फेंस कंप्लीट हो जाती है। आगे हिराको ऑलमाइटी से बने हुए वाटरिंग पॉट से प्लांट्स को पानी देता है। ऐसा करने की वजह से प्लांट्स काफी तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं। हिराको को अभी भी यकीनन पता नहीं होता है कि भाई आखिर वो क्या ग्रो कर रहा है। वो बस आशा कर रहा होता है कि वो सभी खाने के लायक हो। हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर हिराको ने एक छोटी सी हट बना दी होती है। इसे बनाना यकीनन आसान नहीं था। पहले हिराको ने कोने को बना के उनको एक दूसरे से जोड़ा, हालांकि ज्यादा ऊपर वो लकड़ी को ले जा नहीं पा रहा होता, इसलिए उसने हट को अंदर से ही खोद लिया होता है। इसके बाद आगे वो छत को बना देता है। अगले दिन हिराको को दो बड़े डॉग दिखते हैं। उनको देख के हिराको को नहीं लग रहा होता है कि भाई वो उसको कोई हार्म पहुंचाएंगे। साथ ही हिराको देखता है कि डॉग की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। हिराको डॉग्स को अंदर आने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि हिराको डॉग्स को उसने अभी अभी खत्म किए हुए बोर का मीट देता है। हिराको देखता है कि इनमें से एक डॉग प्रेग्नेंट है। हिराको समझ जाता है कि शायद से इन पे किसी मॉन्स्टर का अटैक हुआ होगा और उसके बाद से ही मेल डॉग अपने फीमेल डॉग को कहीं सेफ जगह पे ले जाना चाहता हो। हिराको जब वो बच्चा था तो उसे डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फीमेल डॉग को पेट में दर्द होने लगता है। हिराको समझ जाता है कि ये अभी बच्चे देने वाली है। हिराको इनको हट में लाता है। हिराको को एक्चुअली में कुछ पता नहीं है कि डॉग बच्चे कब देगी। हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। हिराको हट के बाहर फायर लगा देता है ताकि डॉग्स को वार्म मिले। इसके बाद हमें सीधा अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हिराको देखता है कि डॉग्स ने सक्सेसफुली 4 पपीज को जन्म दे दिया है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे सेलिब्रेशन करने के लिए हिराको इनको बोर का सबसे स्वादिष्ट पार्ट खाने को देता है। आगे कुछ दिन बीतते हैं। हिराको को लगा कि जन्म देने के बाद डॉग्स कहीं चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉग्स अभी भी यहीं पर होते हैं। वो तो अभी हट से अटैच हो चुके थे और यकीनन हिराको उनको ऐसे निकाल फेंकने वाला नहीं होता। हिराको अपने लिए एक नया घर बना लेता है। आगे हम देखते कि प्लांट्स अब ग्रो हो गए होते हैं। हिराको श्योर नहीं था, लेकिन चखने के बाद उसे देखने को मिलता है कि ये तो टोमेटो ही है। आगे हम देखते कि डॉग्स यहाँ पर मस्त से फार्म को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हंटिंग करने में भी वो कमाल के होते हैं। हिराको ने मेल डॉग का नाम कुरो और फीमेल डॉग का नाम यूको रख दिया होता है और जो 4 पपीज है उनका नाम कुरो 1 2 3 4 ऐसा रख दिया होता है। हिराको ने काफी सब्जियां उगा ली होती है। उसे लग रहा होता है कि सब्जियों को स्टोर करने के लिए एक स्टोर हाउस बना लेना चाहिए। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के पार फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना चाहती है। आगे हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ ये वही जगह है जहाँ पर हिराको है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड ने गलती से हिराको को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में फेंक दिया होता है और इसका गॉड को बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। एक बार सोल को भेज दिया जाए तो गॉड इसको वापस भी नहीं बुला सकते। अगले दिन हिराको को ऑलमाइटी टूल के बारे में एक चीज पता चलती है कि खुदाई करते वक्त हिराको जिस प्लांट के बारे में सोचता है टूल उसी प्लांट के बीज को बो देता है। हिराको को सोयाबीन चाहिए था, इसलिए वो सोयाबीन को सोचते हुए खुदाई करता है और 14 दिन बाद हिराको देखता है कि सोयाबीन उग गए हैं। ऑलमाइटी टूल से प्लांट बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो भी होते हैं, पर पोटैटो के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होता है। पोटैटो जमीन के नीचे ग्रो होते हैं, पर ऑलमाइटी टूल की वजह से वो तेजी से ग्रो होने की वजह से ऊपर ही आ जाते हैं, जिससे वो खराब हो रहे होते हैं। हिराको पोटैटो के लिए पहले से ही जरा ऊपर और मिट्टी लगा देता है, जिससे अभी वो खराब नहीं होते। आगे हम देखते कि हिराको ने गॉड्स के स्टैचूज भी बना दिए होते हैं। यकीनन उनकी वजह से ही उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, इसलिए उनके सम्मान के लिए उसने ये बना दिया होता है। दोपहर को हिराको मस्त से डॉग्स के साथ लंच कर रहा होता है। खाना तो उसने बड़ा ही बना दिया होता है, बस नमक की थोड़ी सी कमी थी। इसके बाद हिराको फ्रेंड्स के बाजू में फ्रूट ट्रीज को प्लांट करता है। आगे हिराको डॉग्स के साथ खेलता भी है, इससे उसको भाई अकेलापन महसूस नहीं हो रहा होता। खैर तभी डॉग को पैट करते हुए हिराको देखता है कि इनके तो हॉर्न्स भी है। हिराको मन में कहता है कि शायद से इस नई दुनिया में डॉग्स को हॉर्न भी होंगे। डॉग्स के पास एक और मस्त एबिलिटी भी होती है कि वो फॉरेस्ट में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन घर का रास्ता नहीं भूलते। उनकी हेल्प से अब हिराको फॉरेस्ट में काफी अंदर तक जाता है और फाइनली हिराको को एक रिवर मिल ही जाती है। हिराको धीरे धीरे करके रिवर को अपने बेस तक ले जाने का प्लान बनाता है। कुछ दिन बाद रिवर को थोड़ा सा वो आगे भी बढ़ाता है। रास्ते में हिराको टॉयलेट बना दिया होता है ताकि इमरजेंसी में ये काम आए। अगले दिन हिराको ऑलमाइटी वेपन से व्हील बोरो बना देता है। अब वो बिना थके कंटिन्यूअस साइड पे ट्रैवल कर सकता है। हालांकि थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए रास्ते में गड्ढे की वजह से हिराको नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि भाई पहले उसे यहाँ पर रास्ता बना देना चाहिए। खैर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हिराको और फॉरेस्ट को क्लियर करके अपने फील्ड को बढ़ाता है। इस बार हिराको ऑयल सीड, गेहूं और गन्ना इन सब को उगाने वाला होता है। आगे यहाँ पर सोयाबीन तैयार हो जाता है। हिराको को कोई एक डिश खाने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा होता है, लेकिन उसके लिए नमक चाहिए ही था। लेकिन अभी तक हिराको को नमक का कोई भी सोर्स मिला ही नहीं। हिराको सोच रहा होता है कि काश उसे एक नमक का ढेर मिल जाए। आगे काफी दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि ठंडी आने लगती है। नॉर्मल कपड़ों में हिराको
हिराको को अभी बाहर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। काफी दूर पे हिराको को बर्फ के पहाड़ दिखने लगते हैं। वो समझ जाता है कि विंटर जल्द ही आने वाला है, उसे ठंड के लिए तैयारी करनी होगी। आगे एक दिन एक डॉग एक स्पाइडर को लेके आता है। स्पाइडर भाई अपने जाल से क्लॉथ को बनाता है। ये देखने के बाद हिराको भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। स्पाइडर अब यहाँ पर जायंट ट्री पे रहने लगता है। अगले दिन स्पाइडर हिराको के लिए स्वेटर बना दिया होता है। अब इसके साथ हिराको को ठंड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पाइडर का फेवरेट खाना यहाँ पर पोटैटो होता है। आगे हम देखते हैं कि हिराको ने स्पाइडर से सोने के लिए कुशन्स, बेडशीट्स, कंबल, खिड़की के लिए कर्टन्स, ये सब कुछ बना लिया होता है। अब इनके साथ उसे ठंड की कोई चिंता नहीं है। वैसे हिराको ने स्पाइडर का नाम जुबाटोन रख दिया होता है। आगे प्रॉपर विंटर आ जाता है। हिराको ने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली है, तो उसे चिंता की कोई भी बात नहीं है। हालांकि अब कुछ दिनों से हिराको को बहुत ही ज्यादा लोनली फील होने लगता है। किसी पर्सन से बात किए हुए उसे कितना टाइम हुआ है ये भी याद नहीं है। वो मन में कह रहा होता है कि अगर वो किसी से बात नहीं करेगा तो शायद से बात करना भी वो भूल जाए। कोई सेंस बात आगे और दिन बीतते हैं। धीरे धीरे विंटर खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आ जाता है। पपीज अब बड़े हो गए होते हैं और अचानक से वो एक दिन फॉरेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन आगे कुछ दिन बाद हिराको देखता है कि वो सभी अपने लिए पार्टनर्स लेके आते हैं। बस इतना ही नहीं, उसी दिन हिराको देखता है कि जुबाटोन भी अचानक से काफी सारे बच्चों के साथ आई है। हिराको अभी समझता है कि वो एक फीमेल है। खैर हिराको सबके लिए बहुत ही खुश था। अभी काफी ज्यादा एनिमल्स बढ़ गए होते हैं, तो हिराको फील्ड को बढ़ा रहा होता है ताकि और ज्यादा प्लांट्स को वो उगा सके। तभी जुबाटोन अलार्म बजाने लगता है। डॉग हिराको को लेके फॉरेस्ट में आता है, जहाँ हिराको को एक लड़की दिखती है। हम देखते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे हमने उस बार में देखा था। ये सब बीच यहाँ पर लड़की को घूर रहे होते हैं। लड़की हिराको से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे। हिराको लड़की के पास आता है, लेकिन तभी लड़की हिराको पे चढ़ के उसका ब्लड पीती है और फिर अचानक से ही वो बड़ी हो जाती है। हिराको कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई आखिर ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि सभी डॉग्स मिलकर लड़की पे हल्ला बोल देते हैं। लड़की फिर से हेल्प मांगने लगती है। हिराको भाई सभी डॉग्स को रोकता है। ये लड़की अब फिर से छोटी हो गई होती है। आगे इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लड़की की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए उसने हिराको का ब्लड पी लिया। और डॉग्स का उस पर अटैक करने का कारण ये होता है कि लड़की ने ही पहले डॉग्स पर हमला किया था। लड़की रिकोरो इसलिए हिराको उसे अपना और ब्लड पीने देता है। भले ही हिराको का कितना भी ब्लड जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यकीनन हिराको समझ जाता है कि ये हेल्दी बॉडी की देन है। थोड़ा सा ब्लड पीने के बाद लड़की हिराको से कहती है कि उसने आज तक इतना वाइटलिटी वाला ब्लड कभी नहीं पिया। हिराको देखता है कि लड़की पहले जितनी बड़ी नहीं हुई है। लड़की बताती है कि अगर वो हिराको का और ब्लड पीती है तो शायद से उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। हिराको कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, लड़की जितना चाहे उतना उसका ब्लड पी सकती है। लड़की ठीक है कहती है। आगे हिराको लड़की को अपने बेस में लाता है। यहाँ पर अलग अलग प्लांट को देखने के बाद लड़की हैरानी हो जाती है। वो कहती है कि उसने आज तक ये प्लांट्स कभी भी नहीं देखे। लड़की रेड फ्रूट क्या है इसके बारे में पूछती है। हिराको बताता है कि वो टोमेटो है। क्या उसने इसे पहले कभी देखा नहीं? लड़की कहती है कि नहीं, वो पहली बार इसे देख रही है। ये सुनने के बाद हिराको समझ जाता है कि ये सब यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। हिराको ऑलमाइटी टूल से सीजर बना के एक टोमेटो को कट करता है और उसे लड़की को देता है। लड़की उसे खाती है और उसे उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आगे लड़की हिराको के बाकी के भी प्लांट्स को देखती है। ये दोनों काफी मजे करते हैं। आगे रात हो जाती है। लड़की बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसे एक ही दिन में इतने सारे स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। खैर इसका नाम लुलुलुशी है। ये एक वैम्पायर है। ये मेडिकल प्लांट्स में रिसर्च कर रही है और इस फॉरेस्ट में आने का कारण ये होता है कि कुछ नोबल्स उसे पकड़ के उसके रिसर्च को चुराना चाहते हैं। नोबल ने उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजा भी है, इसलिए अब वो इस फॉरेस्ट में आई है जहाँ पर कोई भी नहीं आता। तभी हिराको यहाँ पर रियलाइज करता है कि भाई आज उसने कितने मजे किए। हिराको समझ जाता है कि भाई उसे फिर से मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो लू से कहता है कि क्या वो हमेशा के लिए उसके साथ यहाँ पर फॉरेस्ट में रहेगी। ये सुनने के बाद लू भाई थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो तो बस अभी हिराको से मिली है और उसने उसको प्रपोज भी कर दिया। लू कह रही होती है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो एक वैम्पायर भी तो है। हालांकि हिराको कहता है कि इससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। हिराको बताता है कि वो यहाँ पर अकेला रहने के लिए आया था, लेकिन अब उसे पता नहीं है कि कब तक वो ऐसे अकेला रह पाएगा। लू के पास भी ऐसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर रहने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। बस वो ये कह रही होती है कि हिराको ने उसे कुछ अचानक से ही प्रपोज नहीं कर दिया। हिराको कहता है कि अकेला रह के यहाँ पर वो बोर हो चुका था, इसलिए
वो चाहता था कि कोई बस उसके साथ रहे। उसका वो मतलब नहीं था। इसका मतलब तुमने जो अभी मुझे तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए कहा था वो बस। अरे गड़बड़ी भी मैंने वो कह दिया। लगता है कि मैंने तुमको प्रपोज कर दिया है ना। मतलब तुम नहीं तुम सही समझी। मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लू को भाई बहुत ही अच्छा लगता है। वो यहाँ पर हिराको के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। खुशी के मारे हिराको उसके गले ही लग जाता है। अगले दिन हिराको अपने फार्मिंग में लग जाता है, लेकिन आज लू आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है। हिराको मन में कह रहा होता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सिंपल ग्रीटिंग भी उसे इतना खुश कर देगी। आगे लू हिराको से पूछते है कि क्या वो यहाँ पर मेडिकल हब भी उगा सकता है। हिराको कहता है कि बिल्कुल। लू कहते है कि फॉरेन में जाके वो पहले सीड ढूंढ लेते हैं, लेकिन हिराको कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लू कुछ समझ नहीं पाती। आगे रात को हमें फिर से उसी बार में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फिर से एक लड़की फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने वाली होती है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लू ने भाई हिराको को काफी हेल्प की होती है। उसने लाइट मैजिक से लाइट की प्रॉब्लम हल कर दी होती है। खाना खाने वक्त लू नोटिस करती है कि इसमें तो नमक ही नहीं है। हिराको बताता है कि उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे नमक मिला ही नहीं। ये सुनने के बाद लू हैरानी हो जाती है। वो बताती है कि हिराको ने जो वाटर लाइन बनाई है उसके ऊपर साइड में ये सॉल्ट ही तो है। खुदाई करते वक्त क्या हिराको ने इसे नोटिस नहीं किया। हिराको भाई ये देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। खैर जो भी हो, अब नमक की चिंता खत्म हो गई होती है। अगले दिन हिराको और लू चाय का मजा ले रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ पर फ्रूट ट्री के पास बैठे होते हैं। वेजिटेबल्स की तुलना में ट्री को उगने में थोड़ा टाइम लगता है। खैर तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर भाई अलार्म बजाने लगता है। हिराको लू के साथ सेम जगह पर आ जाता है। हम देखते हैं कि बार में जो लड़की दिखी थी वो यहाँ पर आ गई थी। इसने भी सेम डॉग्स पे पहले हमला किया था। लड़की माफी मांग रही होती है। खैर हिराको भाई से बचा लेता है। लड़की अपने आप को हील कर लेती है। आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लड़की यहाँ पर लू को जानती है। वो चिल्ला के कहती है कि लू यहाँ पर क्या कर रही है। तभी डॉग्स फिर से लड़की की बैंड बजा देते हैं। हिराको भाई उनको शांत करता है। आगे सभी बेस में आगे होते हैं। लू लड़की से कहती है कि जो उसके साथ हुआ था वो उसके साथ भी हुआ था और डॉग्स पे मैजिक कुछ असर नहीं करता और वो स्पेल को भी डॉज कर लेते हैं। उसे फाइट करना मतलब मौत को दावत देना है। खैर लड़की लू से पूछती है कि उसके साथ ये बंदा कौन है। लू बड़े शर्माते हुए कहती है कि ये उसका हस्बैंड है। ये सुनने के बाद हिराको भी भाई थोड़ा हैरानी हो जाता है। खैर हिराको भी लू की बात में हाँ कहते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस लड़की का नाम टिया है और ये एक एंजल है। हिराको पूछता है कि एक एंजल लू को क्यों चेस कर रही है। टिया बताती है कि लू रैम्पेज पे चली गई थी और उसने एक टाउन को डैमेज किया। उस पे बाउंटी लगी है। लू बताती है कि वहाँ का नोबल बार बार उसे मेडिसिन बनाने के लिए फोर्स कर रहा था। उसको सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन टिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लू दिन रात अजीब से मेडिसिन को रिसर्च करती रहती है और जब कोई उसे परेशान करता है तो लू सब कुछ बर्बाद कर देती है। खैर लू बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था और एक्चुअली टिया से बचते हुए वो यहाँ पर इस फॉरेस्ट में आई होती है क्योंकि टिया वैसे थोड़ी सी ही सही लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग है। टिया यहाँ पर हैरानी रह जाती है कि लू ऐसे अपने वीकनेस को एडमिट कर रही है। पहले वो ऐसे नहीं थी। लू बताती है कि यहाँ पर आने के बाद उसे पता चल गया है कि वो कितनी कमजोर है। लू की इस बात के लिए तो टिया भी एग्री करती है। खैर लू यहाँ पर टिया से कहती है कि वो भी अभी यहीं पर रह ले। लू टिया को अलग अलग फील्ड दिखाती है। वो उसे स्पाइडर से भी मिलवाती है जिसे देखने के बाद टिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद लू पूरे दिन टिया को अपने साथ फार्मिंग करवाती है। दिन भर काम करने के बाद दोनों थक जाती है लेकिन हम देखते हैं कि ये अपने आप को हील कर लेती है। आगे रात को टिया एक स्ट्रॉबेरी खाती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यकीनन इस दुनिया में स्ट्रॉबेरीज नहीं थी। वो पहली बार इसे खा रही होती है। तभी लू टिया से कहती है कि अब ये फिक्स हो गया है कि टिया यहीं पर रहेगी और टिया भी इसके लिए मान जाती है। आगे ये दोनों मिलके प्रोडक्शन को और भी मजबूत बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टिया भाई गोलियों को भी क्रिएट कर सकती है जो कि काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। एक दिन टिया हिराको से कहती है कि क्या वो और भी स्ट्रॉबेरीज को उगाएगा। हिराको कहता है कि उसे उगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर वो सिर्फ तीनों मिलके बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों को हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद टिया सोचती है कि शायद से वो कुछ हेल्प लाए। आगे हमें देखने को मिलता है कि कुरो और यूकी के बच्चों के भी बच्चे हो गए होते हैं। हिराको समझ जाता है कि फ्यूचर में ये डॉग्स और भी बढ़ेंगे इसलिए वो और घर के बाजू में डॉग का एरिया बना देता है। जब हिराको जाबुंडन के पास आता है वो देखता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर उड़ के निकल जाते हैं। तभी टिया भी यहाँ पर आ जाती है। वो हिराको से कहती है कि वो कुछ समय के लिए जा रही है, वो जल्दी लौट आएगी। कुछ दिन बाद टिया कुछ हाई एल्फ को लेके आई होती है। सभी हिराको को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इन सब के नाम ली से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जो बात हिराको को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। एक एल्फ बताती है कि इसके पीछे का कारण ये है कि वो सभी रिलेटेड है। टिया बताती है कि सारी एल्फ यहाँ से दूर नॉर्थ में एक विलेज में रहा करती थी लेकिन ह्यूमन के वार में लगभग ये सभी मारी गई। इनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था इसलिए टिया इनको यहाँ पर लेके आई होती है और यकीनन हिराको इस सब को एक्सेप्ट कर लेता
है। हालांकि वो एक बात बताता है कि यहाँ पर और भी रूममेट्स हैं। लू दिखाती है कि यहाँ पर स्पाइडर और डॉग्स हैं, जिनको देखते ही ये सब यहाँ पर बेहोशी हो जाती है। खैर आगे हम देखते हैं कि हिराको उस सभी के लिए यहाँ पर एक घर बनाने वाला होता है। हिराको जो पेड़ को बस एक ही स्लाइस में काट देता है, ये देखने के बाद लिया और लीफ हैरानी हो जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्शन के काम में एल्फ बहुत ही बेहतर होती है, इसलिए वही सब कुछ कर रही होती है। 10 दिन बाद इनका ये बड़ा सा घर तैयार हो जाता है। हिराको ने उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स भी बना दिए होते हैं। खैर यहाँ पर हिराको भाई थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है कि एल्फ ने अपना घर कितना मस्त बनाया है। हालांकि हिराको सब प्रोसेस अभी देख लिया होता है। उसने सोच लिया होता है कि वो भी अपने घर को बढ़िया बनाएगा। घर के अंदर जितनी हो सके उतनी फैसिलिटीज भी डाल दी होती है, जैसे स्टोरेज रूम, किचन, डाइनिंग टेबल और लाइट के लिए तो उनका लाइट मैजिक होता ही है और यकीनन सबके लिए बेडरूम्स तो होते ही है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्फिया के लाइफ में मस्त से घुल गई होती है। वेजिटेबल हार्वेस्टिंग में भी वो काम कर रही होती है। एक दिन लिया से बात करते हुए हिराको को पता चलता है कि ये एल्फिया पर मीट खाती है, साथ ही वो फायर का भी यूज करती है। हिराको के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि उसकी नजर में एल्फ एक ऐसी प्रजाति है जो वुड्स में रहती है, जो नेचर के साथ होती है और उनको फायर और मीट खाने से नफरत होगी। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, फ्रूट्स को खाना और नेचर से प्यार करना और बैटल से नफरत करना। उसे लग रहा होता है कि एल्फ ऐसे ही होती है, लेकिन लिया हिराको को बताती है कि अगर वो हिराको के नजरिए से फॉरेस्ट में रहती है तो उनको मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। खैर आगे हमें देखने को मिलता है कि एल्फ ब्लैक स्मिथिंग भी कर लेती है। लिया के ऑर्डर से बाकी एल्फ एक वर्क स्टेशन बना रहे होते हैं। रिवर से मिले हुए चारकोल और आयरन सैंड को अर्थ फर्नेस में डाल के उनको गर्म करके फिर हैमर से उनको आकार देके हम देखते कि वो यहाँ पर आयरन की कढ़ाई बना लेती है। हिराको भाई हैरानी हो जाता है कि एल्फ इतनी अच्छी ब्लैक स्मिथिंग करती है। लिया बताती है कि 200 साल तक घर की तलाश करते हुए सर्वाइव करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ सीख लिया है। वो और भी बहुत कुछ कर सकती है, बस गुड के लिए सेटल और रिप्रोड्यूस करना छोड़ के। हिराको कहता है कि इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। हालांकि ये बातें कहने से पहले हिराको रियलाइज भी नहीं करता है कि भाई उसने क्या बोल दिया है। खैर अगले दिन लिया हार्वेस्टिंग करके हिराको के पास आती है। वो कहती है कि उसने गेहूं के फील्ड को देखा। हिराको कहता है कि हाँ उसने आटे के लिए उनको उगाया है। लीफ कहती है कि क्या वो फ्लोर से ब्रेड बना सकते हैं। इनके पास एक चीज है जिससे ब्रेड बहुत ही अच्छे बनते हैं। ब्रेड सुनने के बाद हिराको भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही इनको ब्रेड बनाने के लिए कहता है। ये सभी ब्रेड बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार हो जाते हैं। हिराको एक बाइट लेता है और ये उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये सभी मस्त से ब्रेड को एंजॉय करते हैं। जो जार लीफ ने दिखाया था इसमें ईस्ट होता है, जिससे ब्रेड और भी ज्यादा अच्छे से बड़े होते हैं। हिराको सोचता है कि अभी वो ब्रेड बना सकते हैं तो उसे गेहूं के फील्ड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। खैर तभी हिराको को एक इम्पोर्टेंट चीज याद आती है। वो लू से पूछता है कि क्या यह लैंड फॉरेस्ट किसी को बिलोंग करता है। लू बताती है कि फॉरेस्ट टेक्निकली डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है। ये सुनने के बाद हिराको भाई बहुत ही पैनिक हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि हिराको ने जो कुछ यहाँ पर किया है उससे कहीं डीमन लॉर्ड को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लू कहती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हिराको ने अपने आप से सब कुछ बिल्ड किया है तो ये लैंड अब उसका हो गया। आगे रात को एल्फ के हाउस में इन तीनों में बातें चल रही होती है कि हिराको कितना कमाल का है। उसने सब इनफर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर को भी टेम कर लिया है। बस इतना ही नहीं, जो वो फल सब्जियां उगाता है वो सब कुछ भी कमाल के ही होते हैं। हालांकि इनको ये बात भी थोड़ी फनी लगती है कि हिराको को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिया भी इनको आज जो मीट और फायर की बात हुई थी इसके बारे में इनको बताती है। ये सुनने के बाद ये दोनों हैरानी हो गई होती है। अगले दिन हम देखते कि जाबुटान एक क्वीन बी को पकड़ के लाया होता है, खाने के लिए नहीं बल्कि हिराको का पेट बनाने के लिए। हिराको ऑर्किड के बाजू में बी के लिए एक नेस्ट बना देता है। 10 दिन बाद हम देखते कि यहाँ पर बी ने उसे काफी ज्यादा बड़ा बना दिया होता है। वैसे हिराको देखता है कि बस क्वीन बी ही साइज में बड़ी है, बाकी सब नॉर्मल है। आगे वाटर रिजर्व के लिए हिराको एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। वाटर वे को अभी भी हिराको ने बहुत ज्यादा बनाया नहीं होता। वैसे हिराको ने सोचा था कि स्टोन से वो वाटर वे को बनाएगा, लेकिन लिया कहती है कि फॉरेस्ट में से स्टोन को ढूंढ के उसे बनाना मुश्किल होगा, इसलिए हिराको सोचता है कि क्यों ना वो वुड से ही बना ले। लेकिन इसमें भी पानी लीकेज की प्रॉब्लम होती है। खैर आखिर में हिराको गड्ढे से जो डर्ट निकाला था उसे ऑलमाइटी वेपन से इतना कंप्रेस कर देता है कि ये डर्ट अब कंक्रीट जैसा मजबूत हो गया है। और हाँ, अब वो इससे ही वाटर वेज को बनाने वाला होता है। ये सभी मिलके वाटर वे के काम पे लग जाती है। हिराको ने वाटरफॉल के ऊपर वाटर इनटेक बना दिया होता है और फिर नीचे से वाटर आने के लिए फाउंडेशन बना दिया होता है, जिससे वाटर वे बन जाता है। सारे एल्फ के हार्ड वर्क से वाटर वे जल्दी बन जाता है। हिराको देखता है कि यहाँ पर मछलियाँ भी आ रही है, इसलिए मछलियों को पकड़ने के लिए उसने साइड में एक जुगाड़ भी बना दिया होता है। पहले तो कुछ स्मॉल सी मछलियाँ आती है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक बड़ी सी मछली आती है जो कि हिराको पे अटैक करती है, लेकिन हिराको उसे काट देता है। इसके बाद यकीनन हिराको मछली को पकाने लगता है। यहाँ पर लू को पता है कि भाई जो मछली हिराको ने पकड़ी है वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ की मछली है और वो मछली बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हिराको इनको फिश देने लगता है, लेकिन ये डर
चुकी होती है। ये दोनों हिराको से कहते हैं कि इस फिश को हिराको ने पकड़ा है तो पहले वही खा ले। हिराको फिश को खाता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आगे दोनों भी फिश को खा ही लेती है और देखती है कि भाई ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। फिर क्या इन सबको भी अब फिश खाने का मन हो रहा होता है। हिराको सबको फिश दे देता है जो कि यकीनन सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आगे हम देखते हैं कि हिराको ने और भी उन मछलियों को पकड़ लिया होता है। वो उनको स्टोरेज में साल्ट के साथ प्रिजर्व करने वाला होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि हिराको ने राइस प्लांट को सोचते हुए भी कल्टीवेट किया था और सरप्राइजिंगली राइस प्लांट यहाँ पर उग गया होता है। लेकिन हिराको को ट्रेडिशनल तरीके से इसे उगाना था। अब हिराको के पास वाटर है इसलिए वो राइस के लिए एक पेडी बना देता है और आगे उसमें वाटर भर देता है। अगले पार्ट के लिए अब उसे एल्फ की हेल्प चाहिए होती है। हिराको सभी को फील्ड में उतरने को कहता है और बताता है कि राइस सीड को प्लांट करने के लिए उसे उनकी हेल्प चाहिए। हिराको इनको प्रोसेस दिखाना शुरू कर देता है। सभी थोड़ी सी इस काम के लिए शुरू में नर्वस थी लेकिन आगे सभी मिलके मस्त से सारे राइस को प्लांट कर देती है और बस कुछ ही दिनों के बाद राइस प्लांट फुल्ली ग्रो हो जाते हैं। प्लांट को हार्वेस्ट करने के लिए हिराको सबको वेपन देता है। सारी लड़कियां मिलके फटाफट सभी राइस को हार्वेस्ट कर देती है। आगे राइस से मॉइस्चर हटाने के लिए हिराको उनको सुखाने के लिए रख देता है। अगले दिन हिराको सभी राइस प्लांट को अब थ्रेश करने वाला होता है। हिराको एक म्यूजियम में देखे हुए थ्रेशर को इमेजिन करता है और ऑलमाइटी टूल से बना देता है। उसका यूज करके हिराको राइस को निकालता है। हालांकि अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई होती। आगे बचे हुए ल्यूज को निकालना, उसके बाद राइस के शील को निकालना, उसके बाद राइस को पॉलिश करना, ये सब करने के बाद आखिर में राइस बनके तैयार हो जाता है। ये दोनों और बाकी के एल्फ इस बात से हैरान थे कि भाई ये राइस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, साथ ही इसे कैसे उगाना है इसके बारे में हिराको को जो सब कुछ पता है इससे भी वो काफी हैरान थी। यकीनन भाई हिराको ने वो शो देखा था इसलिए उसे सब कुछ प्रोसेस पता थी। खैर अब इनको लग रहा था कि फाइनली ये राइस को खा सकते हैं लेकिन हिराको नहीं कह के इनका मूड खराब कर देता है। इसके बाद यकीनन हम देखते कि हिराको राइस को पकाने लगता है। जैसे ही वो पक जाते हैं हिराको राइस से राइस बॉल बना देता है। ये दोनों भाई राइस बॉल को खाने के लिए क्यूरियस थी क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी होती है। लू पहले बाइट लेती है और भाई उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आगे टिया भी खाती है और यकीनन उसे भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हम देखते कि हिराको ने भाई राइस में फिश भी डाली थी जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। लिया कहती कि उन्होंने जो मेहनत की है वो रंग लाई। हिराको भी राइस बॉल खाने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि बाकी एल्फ ने तो सारे राइस बॉल को ले लिया है और उसके लिए बस एक ही दाना छोड़ दिया होता है। खैर अगले दिन हम देखते कि हिराको और बाकी सब मिलके और राइस लगा देते हैं। एल्फ यहाँ पर अपने आप को मैजिक से साफ कर रही होती है। हिराको सोचता है कि शायद उसको एक बाथरूम बनाना चाहिए। हालांकि इनको बाथरूम क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हिराको इनको बताता है कि बात में वो सभी आराम से गर्म पानी से नहा सकते हैं। हिराको पहले स्ट्रक्चर बनाता है कि उसे बात कैसा बनाना है। पानी को हीट करने के लिए फर्नेस, वाटर के लिए टब और एक चेंजिंग रूम, ये सब कुछ हिराको ने डिसाइड कर लिया होता है। सभी एल्फ बात बनाने में हिराको की हेल्प करने लगती है। बाथरूम में जो कुछ भी सामान चाहिए होता है हिराको ने वो सब कुछ भी बना लिया होता है। हालांकि तभी हिराको एक बात सोचने लगता है कि रिवर से वाटर तो आता है लेकिन बात करने के बाद वो वाटर फिर से नदी में ही जाएगा। हिराको को ये सही नहीं लगता। तभी टिया आके कहती है कि उसे इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए वो स्लाइम का यूज कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में स्लाइम वेस्ट प्रोडक्ट को खाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी प्यूरिफाई करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टिया जाके कुछ स्लाइम को लेके भी आती है और इनका बाद से जो वेस्ट निकलेगा उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होता है। आगे जब वो बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए हिराको लकड़ियाँ ला रहा होता है उसे एक लकड़ी में मशरूम दिखता है। हिराको को भाई हमेशा ही मशरूम खाने से डर लगता है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि कौन सा पॉइजनस होगा। उसने इसके बारे में सबसे पूछा भी था लेकिन सबने अलग अलग मशरूम का नाम बताया होता है। हिराको भाई सबने बताए मशरूम का नाम लेते हुए वुड पे हिट करने लगता है। इसके बाद शाम हो जाती है। बात पूरा तैयार हो चुका था। हिराको सबको समझाने लगता है कि बाथरूम को कैसे यूज करना है लेकिन लिया कहती है कि बताने के बजाय वो करके ही दिखाए। आगे हम देखते कि हिराको भाई अपने कपड़े उतार देता है। वो बताता है कि टब में जाने से पहले कपड़े उतारने हैं। फिर आगे वो नहाने की प्रोसेस भी दिखा देता है और फाइनली जब हिराको यहाँ पर टब में आता है वो भाई सब कुछ भूल के यहाँ पर टब के गर्म पानी में मजा ले रहा होता है। और जब कुछ मोमेंट के बाद हिराको अपनी आंखें खोलता है तब तक तो भाई ये सभी अनड्रेस होके यहाँ पर टब में आ गई होती है। हिराको भाई थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। वो यहाँ से जाने का सोचता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। लेकिन लड़कियाँ कहती है कि वो सभी साथ में नहाते हैं ना, ऐसा करने से उनको फिर से पानी गर्म करने की जरूरत नहीं होगी। हिराको के पास कोई भी चारा नहीं था। वो बात मान लेता है। अगले दिन हिराको देखता है कि जो मशरूम उसने सोचे थे वो सब कुछ उग गए हैं। आगे दोपहर को हम देखते हैं कि डॉग्स को कुछ और नई एल्फ मिल गई होती है। उन्होंने उनको यहाँ पर ला दिया था। इन सब के भी नाम भाई ला से ही शुरू हो रहे होते हैं। नाम सुनने के बाद हिराको समझ जाता है कि ये सभी रिलेटेड है। लिया बताती है कि ये सभी एल्फ उसी विलेज में रहती थी जहाँ पर बाकी रहते थे। विलेज को छोड़ने के बाद इन्होंने अलग रहने का सोचा
लिया के ग्रुप से ये अभी 200 साल बाद मिल रही है। ये सुनने के बाद तो भाई हिराको हैरानी हो जाता है। यकीनन वो इन सभी को यहाँ पर रहने देता है। लड़कियाँ इसके लिए थैंक्स कहती है। तभी आगे हमें कुरो के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मन में कहता है कि मास्टर के बेस में और भी लड़कियाँ आ गई है। हमें कुरो के पास्ट में दिखाया जाता है। जब से कुरो जन्मा था वो फॉरेस्ट में अकेले ही जीता था। दूसरे मेल डॉग से वो कभी भी नहीं हारा था, लेकिन एक दिन एक फीमेल डॉग से वो हार जाता है। यकीनन ये यूकी होती है। इसके बाद वो साथ में रहने लगे। कुछ समय बाद कुरो देखता है कि यूकी का पेट बढ़ने लगा है। वो समझ जाता है कि वो उनके बच्चे को जल्दी जन्म देने वाली है। हालांकि एक दिन ऐसे ही घूमते हुए इनका सामना ग्रैपलर बियर से हो जाता है, जिसे फॉरेस्ट का किंग भी कहते हैं। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन बियर इनको कुछ भी नहीं करके निकल जाता है। ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। खाने की तलाश में वो चलते जा रहे होते हैं और चलते चलते ये फॉरेस्ट के मिडल एरिया में आते हैं, जहाँ पर ग्रैपलर बियर भी आने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन यहाँ पर कुरो को हिराको दिखता है। कुरो जब हिराको के पास आया था तो उसके वेपन से उसे लिमिटलेस पावर्स दिखाई देती है। कुरो को लगा कि भाई अभी उसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन हिराको इनकी केयर करता है। वो इनको अपना शिकार किया हुआ बोर भी देता है। कुरो और यूकी ने डिसाइड कर लिया था कि वो हिराको से कोई फाइट नहीं करने वाले हैं। वो तो उसे अपना मास्टर बना लेते हैं। और इसके बाद इनके साथ क्या क्या हुआ ये तो हम जानते ही हैं। भले ही कुरो यहाँ पर एक इन्फेर्नो वुल्फ है, लेकिन अपने मास्टर के पास रहे कि उसको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। उल्टा वो अपने नसीब के लिए शुक्रगुजार होता है कि उसके नसीब ने उसको हिराको के पास लाया और नई एल्फ रहने के लिए आई थी। इसलिए हम देखते कि यहाँ पर सभी ने मिलके अब एक बहुत ही बड़ा घर बना दिया होता है, जिसमें ये सभी रह सकती है। हिराको भी इसी घर में अभी रहने वाला होता है। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। अब ये सभी हॉल में होते हैं। राइट साइड में हिराको का रूम होता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेफ्ट साइड में बड़ा सा डाइनिंग टेबल है। उसके बाजू में एक किचन और उसके बाजू में आउटसाइडिंग स्टोव होता है। घर के नीचे फूड और फायरवुड को रखने के लिए स्टोर भी बना दिया होता है। सेकंड फ्लोर पर हर एक एल्फ के लिए अपना रूम होता है। तभी हिराको देखता है कि एल्फ ने एक ऐसा भी रूम बनाया है जिसमें लॉक भी है। हिराको उसे ओपन करके देखता है और वो समझ जाता है कि ये रूम उसके लिए बनाया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर हिराको और सबको ये इनका नया हाउस बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। शो के लिए हिराको डॉग्स के स्टैचू को बना के हाउस के एंट्रेंस में रख देता है। अगले दिन हम देखते कि हिराको को आज करी खाने का बहुत ही मन हो रहा था। उसने ऑलरेडी मसालों के प्लांट लगा दिए थे। करी के लिए जितने भी मसाले जैसे जीरे, अदरक, धनिया, वो सब कुछ वो ले लेता है। अदरक जमीन के नीचे उगे होते हैं तो उनमें काफी ज्यादा डर्ट रहता था और हिराको भाई यहाँ पर एल्फ के मैजिक से उनको क्लीन करवाता है। तब यहाँ पर धनिया को सुन के पता नहीं क्या पर ये दोनों डॉग्स डर के मारे भाग जाते हैं। ये दोनों भाई इसे नोटिस कर लेती है। लू कहती कि शायद से उसे धनिया को रिसर्च कर लेना चाहिए। आगे हम देखते कि हिराको यहाँ पर ब्लैक पेपर, लाल मिर्च ये भी ले लेता है। करी बनाने के लिए अब हिराको के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए होते हैं। आगे हम देखते कि हिराको की हेल्प करने के लिए सिर्फ लिया ही होती है। लिया हिराको को बताती है कि लू और टिया ने उसे कहा है कि वो सभी एक ऑल पावरफुल तालिस्मान प्रोटेक्शन बनाने पर काम कर रहे हैं। खैर ये दोनों यहाँ पर करी बनाने लगते हैं। सबसे पहले हिराको कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालता है। उसके बाद रैबिट के मीट को जब तक वो कुक हो रहा है तब तक हिराको यहाँ पर सभी स्पाइसेस का पाउडर बना रहा होता है। यहाँ मीट पक चुका था। हिराको मीट को निकाल के जीरा और बाकी सभी स्पाइसेस को उसी ऑयल पे डाल देता है, जिससे फ्लेवर और भी ज्यादा आएगा। अब इसे इनको बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही होती है। लिया कहती कि उसे आज तक ऐसी खुशबू कभी भी नहीं आई। आगे हिराको ऑनियन, अदरक और लहसुन ये सबको अच्छे से पकाता है। इसके बाद टोमेटो की बारी आती है। हम देखते हैं कि लेकोट और डॉग भाई यहाँ पर बड़े हैरानी से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से पकने के बाद हिराको उनमें स्पाइसेस और नमक डालता है। उनको थोड़ा सा हिलाने के बाद हिराको उन पे कुछ पानी के साथ मीट और बॉइल्ड सोयाबीन डालता है। सब कुछ हो गया होता है, बस अब थोड़ा सा पकने देना बाकी है। तभी हिराको रियलाइज करता है कि भाई उसने करी के साथ खाने के लिए नान तो बनाई नहीं। यकीनन लिया को कुछ पता नहीं है कि ये नान क्या है। देरी न करते हुए हिराको बस लिया को बताता है कि जैसे वो ब्रेड बनाते हैं नान भी लगभग वैसे ही बनता है, बस फर्क इतना है कि उसको रोल करके बनाना है। ये दोनों मिलकर नान बनाना शुरू करते हैं। हिराको ने अपने पिछले लाइफ में देखा था कि नान को ऐसे बाहर भी पकाया जा सकता है और उसी तरीके का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों भी यहाँ पर आती है और इनको सामने वो सभी दिखते हैं। साथ ही इनको खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। आगे यहाँ पर नान और करी दोनों एक साथ ही तैयार हो जाते हैं। शाम हो गई होती है। हिराको ने सभी को करी नान सर्व कर दिया होता है। लू और टिया को भाई करी अलग ही दिख रही होती है। उनको खाने में इनको थोड़ा सा अलग सा ही फील हो रहा होता है, लेकिन हिराको कहता है कि वो बस एक ही बाइट ले फिर वो पूरा ही खा जाएगी। हिराको सबसे पहले स्टार्ट करता है और कहता है कि ये तो परफेक्टली बना
है। टिया और लू ट्राई करती है और वो देखती है कि सच में इसका टेस्ट तो भाई कमाल का है। जो स्पाइसेस का रेशो है वो सब कुछ परफेक्ट है। हम देखते हैं कि बाकी के सभी एल्फ भी इसे एंजॉय करती है। हिराको सबसे कह रहा होता है कि शायद से सबको इसका टेस्ट पसंद न आए तो फोर्सफुली खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हिराको देखता है कि भाई ये सबको नान करी इतनी ज्यादा पसंद आ गई होती है कि वो उनको खत्म भी कर देती है। सभी पेट भर के खाना खा ली होती है। हिराको को अच्छा ही लगता है कि उसने बनाई हुई चीज सबको पसंद आ गई। आगे हम देखते हैं कि फिर से विंटर आने लगता है। विंटर के आने से पहले हिराको विंटर की तैयारी में लग जाता है। विंटर के टाइम पे स्पाइडर भी ज्यादातर पेड़ के अंदर ही रहता है। हिराको उसके फेवरेट पोटैटो उसको दे देता है। हम देखते हैं कि ज़ाबुटन हिराको को ब्लैंकेट्स देता है। लिया और बाकी के एल्फ फोर्ज बना रहे होते हैं। लू और टिया विंटर के लिए कुछ फूड को प्रिजर्व करने का काम कर रही होती है। हालांकि हम देखते हैं कि कुरो और बाकी डॉग्स विंटर में ज्यादा हंट नहीं कर पाते, इसलिए जब भी कभी मौका मिलता है वो इसे मीट खा लेते हैं। हिराको अभी वेजिटेबल को प्रिजर्व करने का काम कर रहा होता है। हिराको का प्लान होता है कि जैसे ही विंटर आएगा वो सबसे पहले वेजिटेबल्स को ऊपर वाले बॉक्स में डालेगा, फिर उनको कवर करके उस पर स्नो डाल देगा। नीचे वाले ब्लॉक्स खाली है, स्नो से बना हुआ पानी वहाँ पर जमा हो जाएगा। इस ट्रिक से वेजिटेबल्स ड्राई रहेंगे। आगे रात को हिराको और लू की बात हो रही होती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सबको मैजिक करते हुए देख के हिराको को भी मैजिक करने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लू और बाकी सब कितनी कमाल की है, लेकिन लू कहती है कि यहाँ पर सबसे कमाल तो हिराको ही है। वो एक जगह पे अपने मर्जी से जितना चाहे उतना रह सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ये सुन के हिराको को भी बहुत ही अच्छा लगता है। आगे फुल विंटर आ जाता है। हिराको ने जैसे सोचा था वैसे वो वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर दिया होता है। विंटर के टाइम में सभी घर के अंदर ही रह रहे होते हैं, इसलिए हिराको ने रेवर्शी, चेस और महाजोंग ये तीन गेम्स का इंतजाम कर दिया होता है। फर्स्ट अपीयरेंस में लू को रेवर्शी गेम बहुत ही आसान और बोर सा लगा, लेकिन टिया रेवर्शी के रूल्स को समझ गई होती है। वो कहती है कि ये गेम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इस गेम को बड़े होशियारी के साथ खेलना पड़ता है। हिराको कहता है कि टिया ने बिल्कुल सही समझा। लू भाई टिया को इस गेम के लिए चैलेंज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बड़ी बुरी तरीके से हार जाती है। लू तो भाई चीटिंग करने का भी ट्राई करती है, लेकिन टिया के पास अंडो करने का मैजिक होता है। यहाँ पर कुरो और यूनो चेस खेल रहे होते हैं। हिराको देखता है कि वो दोनों चेस के रूल्स परफेक्टली समझ चुके हैं। खैर बाहर से ऐसे वो शांत दिख रहे थे, पर हिराको देखता है कि उनका मैच तो काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा है। तभी यहाँ पर लू आती है और उसे तो भाई चैलेंज करने की चिल रहती है। वो यहाँ पर यूनो के साथ चेस खेलती है, लेकिन बुरी तरीके से हार जाती है। साथ ही लू के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूनो के साथ चीटिंग करने का ट्राई भी करे। इसके बाद ये चारों मिलके महाजोंग खेल रहे होते हैं। महाजोंग काफी मुश्किल गेम होता है। हालांकि हिराको को लग रहा होता है कि वो सही खेल रहा है और वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरो ने इस गेम को भी पूरा समझ लिया होता है और एंड रिजल्ट में तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कुरो को ही मिले होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि भाई हिराको लास्ट आया होता है, उसे सबसे कम पॉइंट्स मिले होते हैं। खैर आगे हम देखते हैं कि हिराको ने मिनी बॉलिंग सेट भी बना दिया था। उसे लगा था कि भाई दिन भर बस बैठ के गेम्स खेलना ये सेहत के लिए सही नहीं होगा। इस गेम को तो भाई सभी मस्त से एंजॉय करते हैं। आगे सभी अपने पूरे विंटर को बस ऐसे ही गुजारते हैं। दिन बीतते हैं और विंटर खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आ जाता है। ये सभी स्प्रिंग की धूप का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ाबुटन अलार्म हो जाता है। हम देखते कि यहाँ पर एक V1 आया होता है। V1 अटैक कर देता है। लू और टिया डिफेंस बना के उसे ब्लॉक करते हैं, लेकिन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो बैरियर को तोड़ के नीचे हिट हो जाता है। बैरियर की वजह से अटैक की पावर कम हो गई थी, लेकिन फिर भी फायर लग चुकी थी। लिया और बाकी एल्फ फायर को बुझाने के लिए चली जाती है। टिया V1 पे अटैक करने का सोच रही थी, लेकिन लू कहती है कि वो उस V1 के बैरियर को तोड़ नहीं पाएंगे। हिराको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो मन में कहता है कि उसे सबको प्रोटेक्ट करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि हिराको के हाथ में एक स्पेयर आ जाता है। हिराको को कुछ समझ नहीं पाता कि स्पेयर कैसे आ गया, लेकिन खैर अभी वो इसके बारे में सोचता नहीं। हिराको V1 पे स्पेयर से अटैक कर देता है। V1 अपने ट्रिपल बैरियर को बना के उसे रोकने लगता है, लेकिन स्पेयर सभी बैरियर को तोड़ के पहले V1 के एक विंग को काट देता है। इसके बाद हिराको स्पेयर को V1 के सीने में घुसा के उसे खत्म कर देता है। ये दोनों भाई यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाती है कि हिराको ने बस 2 ही वार में एक V1 को हरा दिया। आगे सभी यहाँ पर V1 के डेड बॉडी के पास आ जाते हैं। लिया ने फायर को बुझा दिया होता है, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। क्या यहाँ पर ऐसे बहुत क्रिएचर्स हैं? कुछ जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन ऐसे अचानक से इनका दिखना ये काफी रेयर है। क्या किसने इसे हम पर अटैक करने के लिए भेजा होगा? मुझे नहीं लगता। भले ही V1 किसी के कंट्रोल में हो, पर इतनी रेयर और वैल्यूएबल क्रिएचर को ऐसे अपने मर्जी पे ही नहीं छोड़ा जा सकता। शायद से अकेले अपने आप से यहाँ पर आया होगा। यह सब सुनने के बाद हिराको को राहत मिलती है। वो कहता है कि वो इसे एक एक्सीडेंट कंसिडर कर लेते हैं। खैर मैंने चीज हिराको पूछता है कि क्या वो इस V1 को खा सकते हैं। आगे हमें सीधा शाम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हिराको V1 के मीट को पका रहा होता है। लू और टिया से हिराको को पता चला होता है कि V1 का मीट
मीट बहुत ही टेस्टी कंसिडर किया जाता है। हालांकि किसी ने भी अभी तक उसे खाया नहीं होता, क्योंकि भाई विवन को हंट करना ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर हिराको ने विवन के मीट से अलग अलग चीजें बनाई होती है। सभी मीट को खाते हैं और यकीनन ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तब यहाँ पर लू और टिया में खुशबू से चल रही होती है। लू टिया से पूछती है कि क्या हिराको के स्पेयर को वो ब्लॉक कर सकती है। टिया कहती है कि उसके लिए ये नामुमकिन होगा, क्योंकि उसने विवन के 3 लेयर वाले बैरियर तक को तोड़ दिया। इसके बाद हमें गैलगार्डो के डीमोनिक किंगडम में डीमन कासल में दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड के 3 ग्रेट जनरल इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है कि विवर्स को किसी ने बस 2 ही वार में खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद ये तीनों ही भाई काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि एक विवन को हराने के लिए पूरी मोबिलाइज मिलिट्री फोर्स चाहिए होती है। इसके बाद हमें गेट कीपर ड्रैगन ड्राइमी के लेयर में दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन्स का ट्रू रूलर ड्राइमी और उसके सर्वेंट गुच्ची ने भी देख लिया होता है कि कैसे हिराको ने विवन को बस 2 ही हिट में हरा दिया। गुच्ची ड्राइमी से कहता है कि हिराको से उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हिराको भाई वाइन बनाने वाला होता है, जो सुनने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वाइन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होके उसको बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अंगूर निकाल के उनको फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन हिराको ने अंगूर का जूस निकालने के लिए यहाँ पर मशीन बना दी होती है। हिराको ये सबसे कहता है कि उनको इस पे चलना है और जूस को निकालना है। हिराको यहाँ पर नीचे रह के ही जूस को कलेक्ट करने वाला होता है। लिया और टिया अंदर आ जाती है। शुरू में ये थोड़ी सी नर्वस थी कि ऐसे डायरेक्ट वो इसमें चल कैसे पाएंगी, और ये जब वो घूमने लगती है तब चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। टिया समझ जाती है कि उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ये सुनने के बाद लिली कहती है कि क्यों ना वो विलेज में मिलके काम करने के लिए जो सॉन्ग गाया करते थे वो गाए। लिया हाँ कहती है। हम देखते हैं कि ये सभी गाना गाना शुरू कर देती है और ये काम कर जाता है। अब ये परफेक्टली सिंक में काम कर पा रही होती है। आगे लू हिराको को भी अंदर ले लेती है। ये सभी काफी ज्यादा फन करके इस काम को कर देते हैं। तभी हमें गॉड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एग्रीकल्चरल गॉड अपने पिता से हद से ज्यादा गुस्सा होती है कि उन्होंने एक इनोसेंट सोल को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया। लेकिन देखो ना अभी वो कितना वहाँ पर फन कर रहा है, तब मैंने जो किया उसके लिए तो मुझे प्लीज माफ नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल भी नहीं। आपने उसे होली लांस ग्रिम स्पीयर की रेप्लिका भी दे दी। वो उसे बस एक फार्मिंग टूल की तरह ही यूज कर रहा है। प्लस मैंने तुमसे परमिशन मांगी थी ना, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आप उसे एक ह्यूमन को दे रहे हैं। वो स्पीयर उसकी सारी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर सकता है और वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन अभी तक वो सब कुछ सही कर रहा है। मुझे यकीन है कि उसके पास सुपीरियर फास्ट रिकवरी एबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसे हेल्थी बॉडी दी थी। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा उसने जो वहाँ पर लकड़ी से मेरा स्टैचू बनाया है, क्या मैं एक ओल्ड मैन हूँ? हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फादर, पनिशमेंट के तौर पर आप वहाँ पर 300 साल तक वैसे ही बैठे रहने वाले हैं। गॉड भाई अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा माफी मांग रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ाबुटोन ने भाई यहाँ पर एक लड़की को पकड़ लिया है। हमें पता चलता है कि लड़की ली की छोटी बहन फ्लोरा है। घर आने के बाद लू फ्लोरा को बताती है कि हिराको उसका हस्बैंड है, यहाँ का मेन बॉस है, इन्फर्नो वुल्फ का मास्टर भी है। और बस इतना ही नहीं, उसने बस 2 ही अटैक में विवन को हराया भी है। ये सब सुनने के बाद तो फ्लोरा भाई झुक के हिराको को प्रणाम ही कर रही होती है। खैर तभी यहाँ पर हिराको को पता चलता है कि कुरो और बाकी के सब वो डॉग्स नहीं बल्कि वुल्फ है। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडर ने जो फ्लोरा पर अटैक कर दिया था, उसके अबोलॉजी के तौर पर हिराको यहाँ पर फ्लोरा को खाना देता है। खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, फ्लोरा को वो बहुत ही पसंद आता है। तभी फ्लोरा पूछती है कि ये व्हाइट स्टफ क्या है। हिराको बताता है कि ये टोफू है जो सोयाबीन से बने हैं। हिराको बहन की टेस्ट बढ़ाने के लिए मिसो और सोया सॉस भी बनाने वाला है। मिसो और सोया सॉस फर्मेंटेड सोयाबीन से बनते हैं। ये सब बातें भाई फ्लोरा के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है। हालांकि फर्मेंटेशन क्या है उसे बस इतना ही पता है। हिराको समझ जाता है कि इस दुनिया में फर्मेंटेशन से बनाए हुए फूड्स जैसे वाइन और दूसरी चीजों के बारे में पता है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन को बनाते हैं। फ्लोरा भाई हिराको ने जो कहा वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेती है। इसे भी अपनी बड़ी बहन की तरह रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन यहाँ पर रहने के बाद फ्लोरा यहाँ से चली जाती है, लेकिन 1 महीने बाद वो वापस आती है और हम देखते हैं कि उसने अपने साथ यहाँ पर काफी सारी मेड्स और 2 काऊ भी लाई होती है। ये है आने, ये सारी मेड्स की रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए तो ऑलरेडी भाई हिराको को अपना मास्टर बना दिया होता है। गाय को देखने के बाद हिराको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसको उनसे मिल्क मिलेगा और मिल्क से वो बहुत सारी चीजें बना सकता है। तभी टिया यहाँ पर नोटिस करती है कि वैम्पायर और उनका क्लान, एल्व्स, वुल्फ्स, स्पाइडर्स ये सभी तादाद में ज्यादा है, लेकिन एंजल वो अकेले ही है। टिया हिराको के पास आके कहती है कि उसे कुछ समय के लिए जाना है। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाती है और अगले दिन वापस भी आती है। हम देखते हैं कि टिया ने अपने अंडरलिंग्स और लिजर्ड मैन को यहाँ पर लाया होता है। बस इतना
इतना ही नहीं, उसने एक चिकन को भी यहाँ पर लाया होता है जो कि यकीनन एग देगा। ये सुनने के बाद हिराको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हिराको को ऐसा खुश देख के टिया भी बहुत खुश हो जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि मेड्स यहाँ पर ऑगर रेस है। जैसे वो यहाँ पर आई होती है अपने काम पर लग जाती है, घर को वो एकदम चकाचक कर देती है। हालांकि कुकिंग के बारे में इनको कुछ पता नहीं होता। हिराको इनको कुकिंग सिखा देता है। हिराको की कुकिंग स्किल में ये काफी इंटरेस्टेड होती है। आगे मेड्स अपनी बनाई हुई किलर रैबिट्स का मीट यहाँ पर हिराको को ऑफर करती है। उन्होंने सब कुछ सही बनाया था, बस हिराको को ये थोड़ा सा वाइल्ड दिखता है। खैर हिराको बताता है कि मेड्स अपने काम में परफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिया ने जो एंजल लाई थी वो विलेज की सिक्योरिटी कर रही होती है। लिजार्ड मैन लेबर के काम में बेस्ट होते हैं। इनके हेल्प से अब कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से होने लगा है। लिजार्ड सभी दिखने में सेम ही थे, तो हिराको को उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हिराको ने रिप्रेजेंटेटिव के हाथ पर एक रेड कपड़ा बांध दिया होता है। तभी लिया यहाँ पर हिराको के पास आती है। फॉरेस्ट में जितने भी सर्वाइव कर रही एल्फ थी वो सबको ढूंढ के यहाँ पर लाई होती है। हिराको देखता है कि भाई ये सब तो वुमेन सी है। वो लिया से पूछता है कि क्या कोई भी मैन नहीं है। लिया बताती है कि कोई भी मैन सर्वाइव ही नहीं कर पाया, लेकिन लिया अभी चिल्ला के कहती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, अभी वो उनके रेस को बढ़ा सकते हैं। हिराको भी जानता है कि लिया क्या कहना चाहती है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। अगले दिन हिराको सभी रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव को जमा करके उनसे कहता है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन अभी काफी बढ़ चुकी है। शायद से अभी उसे इनको एक विलेज कंसिडर करना चाहिए और इसका नामकरण भी कर देना चाहिए। लू कहती है कि हिराको ने इस विलेज को बनाया है तो उसके नाम पर ही विलेज का नाम रख देते हैं, लेकिन हिराको को ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना हम जिस फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसका नाम रख देते हैं। वैसे इस फॉरेस्ट का नाम क्या है? द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। ये सुन के हिराको भाई तुरंत इसके लिए मना ही कर देता है। तभी स्पाइडर हिराको को बाहर देखने को कहता है। दरवाजा खोलने के बाद हिराको को द ग्रेट ट्री दिखता है। हिराको समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो कहता है कि वो विलेज का नाम द ग्रेट ट्री विलेज रखेगा। सबको ये नाम बहुत ही पसंद आता है। आगे रात को हिराको ये बात सभी को बता देता है और कहता है कि इस बात के लिए आज वो पार्टी करने वाले हैं। ये सभी भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और हिराको को मेयर मेयर कहने लगते हैं। ये सुन के हिराको हैरानी हो जाता है। उसे मेयर की पोजीशन कुछ ज्यादा ही लग रही होती है, लेकिन लू कहती है कि बस वही है जो इस पोजीशन के लिए बेस्ट है। हिराको भी फाइनली मान जाता है। आगे सभी बहुत ही एंजॉय करते हैं। हमें अगले दिन दिखाया जाता है। भले ही हिराको अपने गांव का मेयर बन गया होता है, लेकिन वो पहले की तरह ही अपना काम कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुटॉन अलार्म बजाता है। ग्रैम रिया बड़ी पैनिक होकर यहाँ पर हिराको के पास आती है और बताती है कि डीमन किंगडम से एक मैसेंजर आया है। हम देखते हैं कि तो वही डीमन किंग के ग्रेट जनरल में से एक है। इसका नाम बिजल है। बिजल कहता है कि वो यहाँ के मेन बंदे से मिलना चाहता है। हारुकी अब मेयर है तो यकीनन वो आ गया है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो इस गांव का मेयर है। बिजल हिराको को एक काफी महंगा गिफ्ट देता है और बताता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में सेटलमेंट डिस्कस करना चाहते हैं। हिराको को याद आता है कि ये फॉरेस्ट डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है। हिराको समझ जाता है कि शायद से वो यहाँ पर टैक्स लेने के लिए आए हैं। हिराको उसे कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड उनको यहाँ पर रहने देते हैं तो टैक्स के तौर पर वो अपने 10% हार्वेस्ट उनको देगा। डीजल को भाई ये मंजूर होता है। इनका एग्रीमेंट हो जाता है। हिराको सिर्फ उगाए हुए प्लांट्स वगैरह ही देने वाला होता है, वाइन, मिल्क, एग ये सब नहीं। डीजल एक गिफ्ट लेके आया था, इसलिए हिराको भी उसे गिफ्ट के साथ यहाँ से फेयरवेल करता है। डीजल के जाने के बाद लू कहती है कि हिराको ने सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाल लिया। वो अभी डीमन लॉर्ड को पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके प्रोटेक्शन में है। टिया कहती है कि हिराको ने बस 10% टैक्स दे के भी बहुत ही अच्छा किया। आमतौर पर टैक्स 50 या 60% होता है। वो लोग बस साल में एक बार ही टैक्स कलेक्शन के लिए आएंगे। लू तो भाई यहाँ पर गिफ्ट से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। वो बताती है कि ये ऑलमाइटी मेडिसिन है जो किसी भी घाव को तुरंत हील कर देती है। यहाँ पर डीमन कासल में डीमन लॉर्ड के बाकी के 2 ग्रेट जनरल हैरानी हो चुकी थी कि हिराको ने जिस विवन को हरा दिया वो इनके मिलिट्री फोर्स के आगे सबमिट कर दिया। इनको लग रहा होता है कि शायद से हिराको कोई चाल चल रहा है। बीजल बताता है कि भाई उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, पर उसको हिराको ने जो कंडीशन रखी थी उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। वो बताता है कि हिराको के साथ वहाँ पर ग्रेट सेज लुलुसी, सारे एंजल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिया, ट्रियो ऑफ किलर एंजल्स थी। बीजल भाई वहाँ पर हद से ज्यादा ही पैनिक हो चुका था। वो डर गया था कि भाई उसका खेल वहाँ पर खत्म न हो जाए। बीजल देखा था कि उन्होंने उनको प्रेजेंट भी दिया है। ग्रैंड्स देखता है कि ये तो फ्रूट्स है। ग्रैंड्स एक फ्रूट को खा लेता है और उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। तभी बीजल जो कपड़ा प्रेजेंट को लिपट के आया था वो देखने लगता है और उसे देखने को मिलता है कि ये तो ग्रेट डीमन स्पाइडर से है। बीजल भाई अब हद से ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले डीमन लॉर्ड को ग्रेट डीमन स्पाइडर ने बराबर की टक्कर दी थी। आगे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ड्रैमी जो कि ड्रैगन का ट्रू रूलर है वो भी यहाँ पर हिराको से मिलने के लिए आता है। ड्रैमी का
सर्वेंट गुच्ची हिराको को प्रेजेंट में एक बेशकीमती तलवार देता है। गुच्ची बताता है कि वो साउथ के साइड में रहते हैं और यहाँ पर हिराको के विलेज के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आए हैं। आगे हम देखते हैं कि ड्राइमी अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। अभी यहाँ पर गेस्ट के तौर पर आए होते हैं तो हिराको इनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। ड्राइमी को भाई यहाँ पर हिराको ने बनाई हुई वाइन हद से ज्यादा पसंद आती है। वो कह रहा होता है कि वो तो यही रहेगा, लेकिन गुच्ची अपने मास्टर को समझाता है कि अगर वो यही पर रहते हैं तो कासल में दिक्कत हो सकती है। ड्राइमी बात को समझ जाता है। ये लोग अपने घर निकल पड़ते हैं। हिराको ने उनको भी प्रेजेंट में एप्पल्स दिए होते हैं। अगले दिन हिराको सोचता है कि अब इनके विलेज में विजिटर्स आ रहे हैं तो इनको उनके वेलकम के लिए और यहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। पहले हिराको ने छोटा सा गेस्ट हाउस बनाने का सोचा था, लेकिन लिया और लीफ उसे कहते हैं कि अभी तक बीजिल और ड्राइमी यहाँ पर आए हैं, उनके पास ट्रैवल करने का आसान तरीका था, लेकिन नॉर्मल लोग काफी दूर से काफी पहाड़ी वगैरह से आएंगे, वो सभी चल के आएंगे और एक साथ ग्रुप में आएंगे, तो इनको एक बड़ा सा जिसमें एक साथ 30 लोग रह सकते हैं ऐसा गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। हिराको भी इसके लिए एग्री करता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग गेस्ट हाउस बनाने का काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अब हिराको विलेजर्स को ग्रीटिंग के बारे में सोचता है। ग्रामरिया और बाकी के एंजल्स किसी को भी देखते हैं तो वो उनको घेर के यहाँ पर विलेज तक लाती है। साथ ही ज़ाबुटन के अलार्म बेल से सभी खतरा समझ के वेपन उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इस सब वजह से प्रॉपर वेलकम नहीं हो पाता। हिराको अलार्म को बेल में चेंज करता है। बेल का आवाज मतलब कोई विजिटर आया। ग्रीटिंग करने के लिए हिराको ने सोचा था कि वो लू और टिया रहेंगे, लेकिन आने और डागा इसके लिए मना करते हैं। वो बताते हैं कि इनमें डिस्गाइज करके भी आ सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि अब ये सब यहाँ पर ग्रीटिंग करने वाले होते हैं। रात में नजर रखने का काम हिराको ने फ्लोरा को दिया होता है। हिराको को पता चल गया था कि लू और फ्लोरा कई रात तक बिना सोए भी रह सकते हैं। आगे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हॉलिंग विलेज से कुछ बीस्ट मैन यहाँ पर आए होते हैं। गर्फ नाम का बीस्ट मैन कहता है कि वो हिराको के विलेज के साथ रिलेशन बनाने के लिए आया है। तभी लू दो बंदों को नोटिस करती है जो कि पीछे पेड़ों में छुपे हुए थे। गर्फ कहता है कि शायद से वो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए। खैर इन सभी को गेस्ट हाउस में ला दिया होता है, लेकिन बाहर आने के बाद ये दरवाजे को बंद कर देते हैं। हिराको पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। टिया कहती है कि इन लोगों ने इनके लिए कुछ प्रेजेंट नहीं लाया, साथ ही इनको वो थोड़े से सस्पिशियस लग रहे थे। खैर आगे इनको पता चलता है कि भाई ये कोई बुरे लोग नहीं हैं। दो बंदे पीछे छुपे थे, उसका कारण ये था कि वो नए विलेज में आ रहे थे। उनके ग्रुप को वहाँ कुछ हो जाता तो वापस इंफॉर्मेशन गाँव में लाने के लिए वो बैकअप थे। ये लोग यहाँ पर ट्री विलेज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आए थे। हॉलिंग विलेज में ज्यादातर बीस्ट मैन है जो अपनी हंटिंग और माइनिंग करके जीते हैं। अभी तक वो माउंटेन के पार ह्यूमन विलेज के साथ ट्रेडिंग करके सरवाइव कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उनके साथ कुछ दिक्कतें होने लगी और ट्रेड अनस्टेबल हो गया। फिर जब बीस्ट मैन ने डीमन लॉर्ड के लोगों से ग्रेट ट्री विलेज के बारे में सुना तो वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ गए। गर्फ बताता है कि उनके विलेज में कोई करेंसी नहीं है, वो फिजिकली ही ट्रेड करते हैं। हिराको बताता है कि उनके साथ भी सेम सीन है। गर्फ हिराको से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके विलेज में आके ट्रेड करेगा, क्योंकि उनके विलेज में यहाँ तक गुड्स लाना ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी हिराको यहाँ पर फॉरेस्ट में रहता है तो उसे यहाँ के रास्तों के बारे में ज्यादा पता है। हिराको इसके लिए मान जाता है। हिराको पूछता है कि गर्फ फर्स्ट विजिट में क्या ट्रेड करने वाला है। गर्फ बताता है कि माइन से निकाले हुए और से बने हुए गुड्स जैसे पेंट्स, सिल्वरवेयर, ग्लास वर्क, मेटल वर्क, ऐसी चीजें। ये सब सुनने के बाद हिराको भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे वो सब कुछ ही चाहिए था। इन सब के बदले यकीनन हिराको गर्फ को फूड वगैरह जो चाहिए वो देने वाला होता है। इनकी डील यहाँ पर सेट हो जाती है। आगे हॉलिंग विलेज वाले अपने विलेज जा रहे होते हैं। कल रात के पहले मुझे पता भी नहीं था कि जब लोग कहीं पे जाते हैं तो प्रेजेंट लेके जाते हैं। हमारे विलेज में ऐसा कोई कस्टम नहीं है। अगली बार हम जरूर कुछ लेके आएंगे। वैसे हमारा गांव बहुत ही गरीब है तो हम कुछ फैंसी लेके नहीं आ पाएंगे। अरे कोई भी बात नहीं, गिफ्ट मैटर नहीं करता, उसको देने के पीछे की भावना मैटर करती है। ये सुन के गर्फ को भाई बहुत ही अच्छा लगता है। हॉलिंग विलेज में ट्रेड करने के लिए टिया और लिजार्ड मैन जाने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वाइन बैरल के एक्सचेंज में ड्राइमी उनको विलेज में ले जाने वाला होता है। फर्स्ट विजिट के बाद ड्राइमी यहाँ पर कई बार आके वाइन को एंजॉय किया। हिराको ने तो भाई उसके लिए एक घर भी बना दिया। खैर ये सब हॉलिंग विलेज की ओर निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉलिंग विलेज में ये आ जाते हैं। ड्रैगन को देख के यकीनन विलेजर्स डर जाते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होती क्योंकि उनको टिया और बाकी के सब भी दिख चुके थे। कुछ दिन बाद ये वापस आ जाते हैं। टिया बताती है कि शुरू में सभी थोड़े से पैनिक थे, लेकिन जब उसने फ्री सैंपल दिखाया तो वो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। पूरा गाँव वहाँ पर जमा हो गया था। टिया हिराको को एक और बात बताती है कि कुछ बीस्ट गर्ल्स हैं जो हॉलिंग विलेज यहाँ पर भेजना चाहते हैं। हिराको को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बस उसकी एक कंडीशन होती है। वो कहता है कि अगर वो साथ में 2 लड़कों को भेजते हैं तभी वो एक्सेप्ट करेगा। आगे हम देखते हैं कि बीस्ट गर्ल यहाँ पर आ जाती है। सेना नाम की बीस्ट गर्ल बहुत ही ज्यादा पैनिक थी। उसे लग रहा था कि हिराको बहुत ही ज्यादा क्रूर होगा, लेकिन उसे थोड़ी देर में पता चलता है कि भाई हिराको तो बहुत ही काइंड है। खैर मेन
मेन बात ये होती है कि लड़के के नाम पर हॉलिंग विलेज वालों ने यहाँ पर बच्चे भेज दिए होते हैं, जो देख के हिराको भाई हैरानी हो जाता है। लेकिन वो मन में कहता है कि 5 या 10 साल बाद अब यही इस विलेज को आगे बढ़ाएंगे। आगे हिराको देखता है कि सेना भी मैजिक का यूज कर सकती है। एंजल, एल्फ, मेड्स और लिजार्ड मैन भी यहाँ तक सारे बीस्ट भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। हिराको कहता है कि यार बस मैं अकेला ही हूँ जो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। खैर इन सब के बारे में सोचना बंद करके हिराको अपने डेली काम में लग जाता है। लेकिन तभी उसे फॉरेस्ट से एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। ग्रामरिया यहाँ पर आके हिराको को बताती है कि ग्रैपलर बियर और वेनम स्नेक फाइट कर रहे हैं। अगर वो वैसे लड़ते रहेंगे तो विलेज को खतरा हो सकता है। एक ने हिराको भाई यहाँ पर बस एक ही सवाल पूछता है कि क्या वो बियर को खा सकते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों मार्शल के पास आ जाते हैं। हिराको ग्रामरिया से कहता है कि वो उसे नीचे करे। हम देखते हैं कि हिराको वन शॉट में ही इन दोनों को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद लिजार्ड आके उनको ले जाने लगते हैं। ये तीनों यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि भाई हिराको ने बस एक ही अटैक में उनको खत्म कर दिया। आगे हिराको बियर के मीट में स्पाइसेस और वाइन मिला के ब्राइस्ड ग्रैपलर बियर बना देता है और वेनम से चिकन फ्राइड ब्लड वाइपर बना देता है। वैसे वाइपर का मीट एकदम चिकन जैसा दिख रहा होता है, इसलिए हिराको ने उसे ऐसा नाम दिया था। हिराको एक एक करके दोनों को चखता है और दोनों ही बहुत ही टेस्टी बने होते हैं। आगे तीनों भी उसका स्वाद लेती है। हालांकि यहाँ पर हिराको को एक चीज की कमी लग रही होती है। आगे हिराको यहाँ पर फ्लोरा के पास एंटीबैक्टीरियल लिक्विड लेने के लिए आया था, जिससे मीट और ज्यादा अच्छे से क्लीन होगा। फ्लोरा उसे वो दे देती है। तभी जाने से पहले हिराको पूछता है कि मीसो का काम कैसे चल रहा है। फ्लोरा बताती है कि भाई उसने बहुत ही ट्राई किया लेकिन वो असफल रही। फ्रस्ट्रेट होकर उसने कुछ और केमिकल डाले पर उससे ब्लास्ट ही हो गया। हिराको कहता है कि वो उसे मिसो बनाना सिखाएगा, लेकिन उससे पहले हिराको को कुछ और बनाना होता है। हम देखते हैं कि हिराको यहाँ पर अंडे, ऑयल और सॉल्ट का यूज करके मेयोनीज बना देता है। वेनम मीट में उसे बस इसी की कमी लग रही थी। मेयोनीज से इतना टेस्टी बना होता है कि फ्लोरा उसे ऐसे ही खाई जा रही होती है। हिराको उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही खाती रहेगी तो बीमार पड़ सकती है। आगे ये मिसो बनाने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले सोयाबीन को पानी में उबाल के सॉफ्ट बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा ग्राइंड करके ऑलमाइटी टूल से वो उस पर हिट मारता है। फिर वो उनको एक बैरल में पैक कर देता है। अब कुछ महीने इनको उसको ऐसे ही रखना है। तभी लोग यहाँ पर आके हिराको को बताती है कि कुछ विजिटर्स आए हैं। हम देखते हैं कि ये डॉर्फ्स होते हैं, जिनको डोनवन नाम का ये डॉर्फ लीड कर रहा होता है। दोनों ने सुना होता है कि यहाँ की वाइन सबसे बेस्ट है, इसलिए वो वाइन को टेस्ट करने के लिए आया था। हालांकि ये फ्री में नहीं करने वाला होता। डॉर्फ के पास अल्कोहल को प्रोड्यूस करने की टेक्निक है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस अल्कोहल को प्रोड्यूस करना और उसको स्टडी करने में ही बिता दी है। डॉर्फ्स ने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर काफी बेस्ट और हाई क्वालिटी की फसल है। डोनवा कहता है कि वो इनके लिए अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ये सुनने के बाद सभी भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी अपने काम पर लग जाते हैं। आगे थोड़ी देर बाद डोनवा हिराको को कॉर्न की विस्की देता है। हिराको इसे पीता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे हिराको बताता है कि डोनो और बाकी के डॉग्स विलेज में सेटल हो गए। आगे रात को बीस्ट मैन और डॉग यहाँ पर रहने आए हैं, तो इनके लिए सभी एक वेलकम पार्टी रखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन यहाँ पर विलेज में हमला करने के लिए आ रहा था। हिराको उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ड्राइमी ड्रैगन पे हमला करके उसे रोक देता है। लेकिन पीछे से एक और ड्रैगन आ जाता है। हिराको देखता है कि वो खतरनाक है। हिराको तुरंत उस पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन अटैक को डॉज कर देता है। हिराको फिर से उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन गुच्ची आके उसे रोक देता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन तो ड्राइमी की बीवी और बेटी होती है। इसका नाम लास्टीमून है और उसकी मॉम का नाम ग्राफलून है। हिराको ड्राइमी से पूछता है कि भाई वो इनको यहाँ पर क्यों लेके आया है। ड्राइमी बताता है कि ड्राइमी रोज रात को छुप के ऐसे हिराको के विलेज में आता था। उससे उसके बीवी और बेटी को शक होने लगा कि ड्राइमी दूसरे किसी के साथ सीन तो नहीं कर रहा। शक दूर करवाने के लिए ड्राइमी इनको यहाँ पर लेके आया होता है। ड्राइमी बताता है कि वो बस इसी विलेज के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर रहा है। खैर इनका यहाँ पर सारा मैटर सॉल्व हो जाता है, तो हिराको यहाँ से निकल जाता है। ग्राफलून यहाँ पर समझ जाती है कि क्यों ड्राइमी यहाँ पर हिराको के साथ संबंध अच्छे कर रहा है। हिराको की पावर देखने के बाद वो समझ गई है कि वो आसानी से इनको हरा सकता है। वो जो स्पेयर से हिराको ने हमला किया था उससे ग्राफलून मर जाती, वो तो उसके पुराने फ्रेंड स्पाइडर ने उसे खींच लिया, उसकी वजह से बच पाई। ग्राफलून लास्टी से कहती है कि उसे कुछ समय के लिए यही पर विलेज में रहना है और मेक श्योर करना है कि हिराको इनके खिलाफ ना हो। लास्ट के पास कोई भी चारा नहीं होता, वो हाँ ही कहती है। आगे लास्ट भी यहाँ पर विलेज में ज्वाइन हो जाती है। ड्राइमी ने हिराको से कहा था कि वो लास्ट को आसपास के छोटे मोटे काम दे। हम देखते कि हिराको हार्वेस्ट करने का काम उसे सिखा रहा था, लेकिन वह ये कुछ ज्यादा ओवर पावर होती है। ये जो भी काम कर रही थी वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। खैर धीरे धीरे लास्ट यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। हम देखते कि बच्चों के साथ खेलना ये लास्ट
को बहुत ही पसंद था। हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई इन्फर्नो वुल्फ, काऊ और चिकन जब से लास्टी आई है बहुत से ही डरे है, यकीनन क्योंकि वो ड्रैगन जो है टिया हिराको को बता दी कि ड्रैगन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि जीनियस और विजडम वाले भी होते हैं। ये सुनने के बाद हिराको को आइडिया आता है कि उसे लास्टी को कौन सा काम देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि बीजल यहाँ पर आया था। हम देखते हैं कि हिराको ने यहाँ पर लास्टी को डिप्लोमेटिक रिलेशन का चार्ज बना दिया होता है, यानी विलेज में जो भी गेस्ट आएगा उनसे बातचीत करना ये काम अब लास्टी का है। लास्टी को यहाँ पर देखने के बाद बीजल भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। खैर वो टैक्स फटाफट लेके अपने यहाँ से निकल जाता है। डीमन कासल में जब बाकी के ग्रेट जनरल्स को वो बताता है कि विलेज में ड्रैगन आई है तो ये दोनों भी यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो चुके थे। ये सोचते कि शायद से उनको विलेज में स्पाई भेजना चाहिए, लेकिन बीजल कहता है कि ये सही नहीं होगा। बीजल ने कुछ और सोचा होता है। आगे हम देखते हैं कि विलेज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बीजल अपनी डॉटर फ्लोरियम को वहाँ पर भेजने वाला होता है। बीजल उसे बताता है कि विलेज में जाके उसे उधर के मिलिट्री फोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। फ्लोरियम यहाँ पर विलेज के पास आ जाती है। वो हैरानी थी कि किसने यहाँ डेथ फॉरेस्ट के सेंटर में एक विलेज बना दिया है। लास्टी फ्लोरियम का स्वागत करती है। बीजल ने ऑलरेडी लास्टी को बताया होता है कि उसकी बेटी विलेज में आने वाली है। फ्लोरियम लास्टी को पहचान गई होती है कि ये तो वही भयंकर लास्टी मून ड्रैगन है। फ्लोरियम को नहीं लगा था कि शुरू में ही उसे इतना कोई पावरफुल दिख जाएगा। आगे लास्टी फ्लोरियम को सब कुछ दिखा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक एंजल आके कहती है कि होलिंग विलेज से मैसेंजर आए हैं तो लास्टी को उनके स्वागत के लिए आना होगा। फ्लोरियम लास्टी से कहती है कि वो अपने आप से आसपास देख लेगी। लास्टी यहाँ से चली जाती है। फ्लोरियम को अब मिलिट्री देखने का अच्छा चांस मिल गया होता है। सबसे पहले वो यहाँ पर लिजार्ड मैन को देखती है, फिर उसके बाद उसे बीस्ट मैन और ओगर दिखते हैं। आगे डॉग्स, फिर वैम्पायर प्रिंसेस लू, फिर एनहेलेशन एंजल्स प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल टिया भी दिखती है। इन सबको देखने के बाद फ्लोरियम यहाँ पर बहुत ही हैरान रह चुकी थी। हालांकि बस इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद फ्लोरियम को हाई एल्फ, इन्फर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर भी दिखते हैं। इन सबको ऐसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। डीमन किंगडम में फ्लोरियम अपने आप को बड़ी तोप समझती थी, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो समझ जाती है कि वो कुछ भी नहीं है। फ्लोरियम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया होता है, अब उसे बस मेयर को देखना था। तभी हम देखते हैं कि हिराको यहाँ पर आ जाता है। वो फ्लोरा से कहता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन फ्लोरा भाई हिराको को बस एक नॉर्मल ह्यूमन समझ के उसे इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती है। लेकिन आगे उसे लास्टी से पता चलता है कि वही मेयर है। ये सुन के फ्लोरियम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ही है ना। लास्टी बताती है कि वो इतना पावरफुल है कि वो उसकी मॉम को आसानी से हरा सकता है। फ्लोरियम को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। खैर आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरियम अब यहाँ के माहौल में घुल गई होती है। हिराको को भी पता चल गया होता है कि फ्लोरियम बीजल की बेटी है। वैसे जब भी हिराको फ्लोरियम के आसपास होता है वो बेचारी पैनिक हो जाती है। आगे दिन बीतते हैं और पतझड़ का सीजन आता है, मतलब सीजन ऑफ ईटिंग। आज खाने में हॉट पॉट बना होता है। हिराको कहता है कि सी फूड होते तो ये हॉट पॉट और भी टेस्टी होता। इन सबको भाई सी फूड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हिराको इनको सी फूड के बारे में बताता है। फ्लोरियम कहती है कि डिमोनी के किंगडम के बाउंड्री पे एक पोर्ट है, वहाँ पर वो शायद से हिराको जो सी फूड कह रहा है उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि फ्लोरियम और लास्टी वहाँ पर जाने का सोच लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो निकल भी जाती है। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ पर मर्चेंट को लेके आती है। इसका नाम माइकल होता है। इसके पास जितने भी सी फूड थे वो यहाँ पर लेके आया होता है। हिराको जो बाकी के सी फूड चाहिए थे उनको पकड़ने के लिए माइकल ने ऑलरेडी अपने मैन को भेज दिया था। खैर माइकल बताता है कि यहाँ आने के लिए उसके और भी कारण थे, जैसे कि वो इस विलेज के साथ अपने संबंध को अच्छे बनाना चाहता है। दूसरा, वो जितना हो सके उतना गुड्स को ट्रेड करना चाहता है। और आखिरी तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो वो इस विलेज का गवर्नमेंट बैरियर बनना चाहेगा। हिराको को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लू बताती है कि उसका मतलब ये है कि उनका विलेज बाकी के आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड करते हैं वो माइकल हैंडल करना चाहता है। ये सुन के हिराको भाई समझ जाता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि माइकल भी ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा था। वो ऑलरेडी डिमोनिक सिटी के शाशातो सिटी में गोरो कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसने यहाँ पर देखा है कि कैसे हिराको के गुड्स टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। माइकल इनको उसकी कंपनी जो ट्रेड करती है वो सभी लिस्ट दिखा देता है। खैर हम देखते हैं कि इस मामले में ये बाद में सोचने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि लास्ट टीम मर्चेंट को छोड़ने के लिए निकल जाती है। हिराको और इन दोनों को माइकल भाई काफी कॉन्फिडेंट और स्किल्ड लगा। वो उसके साथ और अच्छे से रिलेशनशिप रखने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि माइकल भाई पूरे टाइम हद से ज्यादा डरा हुआ था। 3 दिन पहले भले ही जब फ्लोरियम और लास्टी बिना अपॉइंटमेंट लिए माइकल से मिलने के लिए आए थे, उनके आते ही माइकल के इंस्टिंक्ट ने उसे कहा कि भाई उनको उससे बात करनी चाहिए और इसका कारण भाई फ्लोरियम होती है। यकीनन माइकल डिमोनी के किंगडम में रहता है। एक पार्टी में वो फ्लोरियम से मिला था। हालांकि यहाँ पर फ्लोरियम के साथ लास्टी द डिजास्टरस ड्रैगन को देख के माइकल हद से ज्यादा पैनिक हो चुका था। पहले वो कुछ समझ नहीं पाया होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं क्यों है।
वो दोनों बताते हैं कि उनको सी फूड चाहिए, उसके बदले वो माइकल को फ्रूट देंगे। माइकल देखता है कि ये तो वही फ्रूट है जिनकी डीमन किंगडम में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। माइकल इनके साथ ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहाँ आने के बाद उसे बस डेंजरस लोग ही देखने को मिले। बस हिराको ही उसे नॉर्मल दिखा। खैर जैसी भी हो, माइकल ने अपनी तरफ से परफेक्टली सब कुछ संभाल लिया होता है। आगे रात को हम देखते कि ये सब यहाँ पर सी फूड का हॉट पॉट एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते कि फिर यहाँ पर एक ड्रैगन आया होता है और हम देखते कि भाई ड्रैगन तो सीधा ही साइड में अटैक भी कर देता है। हिराको तुरंत ड्रैगन पे अटैक करता है, लेकिन वो डॉज करता है, पर अगले वार में हिराको उसे हरा देता है। खैर आगे हमें देखने को मिलता है कि ये ड्रैगन की छोटी बहन है। सभी ने इसे कहा था कि हिराको बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो बस थोड़ा सा उसे टेस्ट कर रही थी। खैर वो यहाँ पर मेनली लास्टी से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि ड्रैगन ने इसे कहा था कि लास्टी की शादी वो हिराको से करने वाली है। ये सुनने के बाद हिराको भाई हैरानी हो जाता है। इसका नाम हाकुरेन है। हिराको उसे कहता है कि वो चाहे तो विलेज में रह सकती है, लेकिन पहले जो उसने कांड किया है उसे ठीक करना होगा। आगे हम देखते हैं कि हाकुरेन इसे ठीक कर देती है। इसके बाद हाकुरेन यहाँ का खाना खाती है और उसे जलन होने लगती है कि भाई ड्राइमी और लास्टी इतने टेस्टी खाने को खाते हैं। ड्राइमी ने हाकुरेन को महाजोंग गेम के बारे में भी बताया था। वो उसे गेम को खेलना चाहती थी। हिराको उसे रूल बताने लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो खेलते वक्त समझ लेगी। तभी हाकुरेन एक रूल ऐड कर दिया था कि हर स्टेप में हारने के बाद बंदा अपने कपड़े उतारेगा। हमें सीधा थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका था। हम देखते हैं कि भाई इस बार भी यहाँ पर हिराको हार रहा होता है। हार के भाई वो तो पूरा लगभग नंगा हो चुका था और लास्ट राउंड में भी वो हार ही जाता है और उसको अपना लास्ट कपड़ा भी उतारना पड़ता है। सभी लड़कियां हिराको का हथौड़ा देख लेती है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हाकुरेन अब विलेज में ही रह रही होती है। वो बच्चों की पढ़ाई करवा रही थी। हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छी टीचर है। आगे कुछ दिन बाद लामिया काइंड की गर्ल्स यहाँ पर हिराको के पास कुछ ट्रेजर लेके आई होती है। लामिया ये फॉरेस्ट में एक डंजन में रहती है, पर काफी समय से डॉग्स उधर अटैक कर रहे होते हैं। लामिया के लिए उनका घर डंजन ही है। अटैक की वजह से फोर्सफुली उनको भाग जाना पड़ रहा होता है, इसलिए ये हिराको को आगे कहती है कि प्लीज उनकी लाइफ को वो बख्श दे। यकीनन हिराको इनकी हेल्प करता है। हिराको अब डॉग्स को वहाँ पर हमला नहीं करने देने वाला होता और इन्होंने जो ट्रेजर लाए थे उसके बदले हिराको उनको फ्रूट्स वगैरह दे देता है। वैसे इन लोगों ने ऊपर कुछ पहना नहीं होता, तो हिराको भाई पहले इनको कपड़े पहनवाता है और कहता है कि जब भी वो विलेज में आए ऊपर ऐसे कपड़े पहन के आए। ठीक है, आगे हमें देखने को मिलता है कि लामिया इनके नेबर जैसी बन गई होती है। बीच बीच में वो इनके लिए ट्रेजर ला रही होती है। इनके बीच का ट्रेड काफी बढ़ गया होता है। आगे हमें डीमन कासल में एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ 3 लड़कियाँ प्रिंसेस से कह रही होती है कि जिस विलेज में फ्लोरेम गई है, शायद से उन विलेज वालों ने उसे जबरदस्ती वहाँ पर हॉस्टेज बना के रखा है। इनको विलेज पे हमला करके फ्लोरेम को वापस लाना चाहिए। ये सब सुन के प्रिंसेस भी अब विलेज में हमला करने वाली होती है। आगे हम देखते कि बिजन यहाँ पर फ्लोरेम के पास आता है। वो फ्लोरेम को सारा मसला बता देते हैं कि वो तीनों पॉलिटिक्स गर्ल्स प्रिंसेस को आधी अधूरी बात बता के इस विलेज में कल अटैक करने वाली है। ये सुन के फ्लोरेम बहुत हैरानी हो जाती है। बिजल फ्लोरेम से कहता है कि उसे बस इन्वेशन को कैसे भी करके रोकना होगा। फ्लोरेम सोच रही होती है कि आखिर वो क्या कर सकती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन हम देखते कि लामिया ने यहाँ पर डीमन आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। वो सभी हार मान चुके होते हैं। इन्वेशन यहाँ पर रुक जाता है। लामिया को ये काम करने के लिए एप्पल के 10 बॉक्सेस मिले होते हैं। ये तीनों भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुकी थी। इनको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर आगे हमें देखने को मिलता है कि फ्लोरेम ने उनको विलेज में ला दिया होता है। वो हिराको से कहते हैं कि ये तीनों डीमन किंगडम से हैं और इसकी जान पहचान वाली ही है। अब से वो यहीं पर रहने वाली है और इसके अंडर काम करेगी। इनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। ये हाँ कहती है। हम देखते हैं कि फ्लोरेम ने तो यहाँ पर प्रिंसेस यूरी को भी लाया था। हिराको पूछता है कि आखिर इसका क्या सीन है। फ्लोरेम बताते हैं कि वो इस विलेज में उसके लिविंग कंडीशन की चिंता में थी, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। खैर फ्लोरेम कहते हैं कि हिराको को उसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हिराको फ्लोरेम से कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ का टूर करवा ले। हिराको यहाँ से निकल जाता है। हिराको के जाने के बाद फ्लोरेम उन तीनों से कहती है कि अगर वो ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर काम करती है तो उन्होंने जो आज कांड रचा था वो उसके लिए उनको माफ कर देगी। फ्लोरेम ये भी कहती है कि इनको अपनी आइडेंटिटी छुपा के अभी यहीं पर रहना है और कोई भी ट्रबल नहीं करना है। साथ ही फ्लोरेम प्रिंसेस से कहती है कि यहाँ पर इनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, वो बस यहाँ पर यूरी है। लेकिन भाई प्रिंसेस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उल्टा हम देखते हैं कि वो तो खुशी है कि फ्लोरेम ने प्रिंसेस को उसके नाम से बुलाया। आगे फ्लोरेम यूरी को सब फार्म घुमाती है। नई नई चीजें जानने के बाद यूरी बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। हमें देखने को मिलता है कि उसे यहाँ पर बीस्ट किड बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। आगे यूरी यहाँ लास्टी से भी मिलती है। वो देखते हैं कि भले ही लास्टी ड्रैगन है पर वो काफी अच्छी है। आगे रात को ये तीनों यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन सामने इन्फर्नो वुल्फ होते हैं जिनको देख के ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह इनकी नींद खुलती है, इनके सामने डीमन स्पाइडर आ जाते हैं, जिस वजह से ये फिर से
बेहोश हो जाती है। फिर क्या हम देखते हैं कि भाई ये चुपचाप यहाँ पर फ्लोरियम के अंडर अकाउंटिंग का काम कर रही होती है। वैसे पूरे विलेज का अकाउंटिंग का काम बस फ्लोरियम पे ही था। तो ये तीनों यहाँ पर आ गई है, तो फ्लोरियम अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकती है। इसके बाद आगे यूरी देखते है कि फ्लोरियम बड़े आसानी से इन्फर्नो वुल्फ के बेबी को पैट कर रही है। वो पूछते है कि क्या ये सेफ है। फ्लोरियम कहती है कि हाँ, ये ऐसे बहुत ही क्यूट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्लोरियम यूरी को भी वुल्फ के साथ खिलवाती है। यूरो ने यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया होता है। उसे कभी भी पता नहीं था कि डिमोनी के किंगडम के बाहर ऐसी भी दुनिया है। उसे अब यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो इस पीसफुल जगह को इन्वेड करने के लिए जा रही थी। यूरी को लगा था कि यहाँ पर ड्रैगन वगैरह है तो डीमन किंगडम पे वो हमला करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पूरी सच्चाई पता चल गई होती है। वैसे अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्लोरियम और यूरी बचपन की फ्रेंड्स है। हालांकि समय के साथ जब यूरी प्रिंसेस बनी तो फ्लोरियम उसे यूरी कहने के बजाय प्रिंसेस ही कहा करती थी, और कभी भी फ्लोरियम को हेल्प की जरूरत होती थी तो वो यूरी को बताया भी नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया होता है। फ्लोरियम प्रिंसेस को उसके नाम से बुला रही थी, इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश है। आगे रात को हम देखते हैं कि ये तीनों अपना एंजॉय कर रही होती है। अब विलेज के लाइफ में ये पूरी तरीके से घुल गई होती है। इनको घर जाने का मन भी नहीं हो रहा होता। तभी हीरा को यहाँ पर देखता है कि लूक की हाइट आज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। लूक को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो हीरा को से कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगी। आगे यूरी यहाँ पर बाकियों के साथ मिलके फार्मिंग भी करती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करती है और कुछ दिन बाद अब वो जाने वाली होती है। बच्चे काफी ज्यादा निराश हो गए थे कि वो जा रही है, लेकिन यूरी उनसे कहती है कि वो वापस जरूर आएगी। जाने से पहले यूरी फ्लोरियम से कहती है कि वो भी कभी उसे मिलने के लिए आया करे। आगे यूरी इन तीनों से पूछती कि क्या वो नहीं आ रही। ये तीनों कह रही होती कि उनका यहाँ पर काम पड़ा हुआ है तो अब वो यहीं पर रहने वाली है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे विंटर्स आने वाला होता है, जिसकी इन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर दी होती है। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ ज्यादा ही फसल उग चुकी थी। स्टोरेज रूम पूरी तरीके से भरने के बाद भी इतनी ज्यादा यहाँ पर अभी ये बाकी होती है। लास्टी और हाकुरन कहते हैं कि क्यों ना वो इस एक्स्ट्रा फसल को अपने मॉम डैड को दे दे। हीरा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि उसे हाकुरी के पेरेंट्स कौन है इसके बारे में पता नहीं था। हाकुरन बताती है कि वो नॉर्थन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। पहले लास्टी अपने घर फसल देती है, उसके बाद शेशातो सिटी में जो फसल देनी थी वो भी वहाँ पर वो दे देती है। यहाँ पर माइकल लास्टी से कहता है कि एक सी मॉन्स्टर है जो उसको परेशान कर रहा है, तो क्या उसे देख लेगी। लास्टी जाके भाई मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और उसे यहाँ पर हिराको के पास लाती है। उसे लग रहा होता है कि ये उन्हीं सी फूड में से होगा जिसके बारे में हिराको ने बात की थी, लेकिन हिराको को कुछ पता नहीं था कि भाई आखिर ये क्या है। खैर यहाँ पर हाकुरन जब अपने पेरेंट्स को फसल दे के यहाँ पर आ रही थी तो उसे कुछ माउंटेन एल्फ मिलती है। ये है या माउंटेन एल्फ की लीडर। हिराको को पता चलता है कि वो इसके विलेज में मूव होना चाहती है। यकीनन हिराको इनको विलेज में ले लेता है। ये लोग इसके लिए हिराको का बहुत ही शुक्रिया करते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि माउंटेन एल्फ हंटिंग में बहुत ही अच्छी होती है, तो यहाँ पर वो फॉरेस्ट में ट्रैप लगा के हंट करने का ट्राई करती है, लेकिन ये फॉरेस्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, इसलिए वो कुछ भी हंट नहीं कर पाई। आगे याद देखते हैं कि हिराको मिट्टी से कुछ बना रहा था, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। हिराको समझ जाता है कि यहाँ की मिट्टी से वो मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकता, उसे क्ले चाहिए होगा। तभी यहाँ कहती है कि वो माउंटेन में रहती है, मिट्टी के बारे में उसे अच्छे से पता है, वो जाके क्ले को लाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिराको ने यहाँ पर यानी जो क्ले लाया था उससे परफेक्टली मिट्टी के बर्तन बना दिए होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड में एक और डंजन मिला होता है, तो लिया और बाकी के सब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद हिराको ने यहाँ पर मेंस के लिए एक बात बना दिया होता है, डॉग्स और लिजार्ड मैन भी इसका यूज कर सकते हैं। आगे कुछ दिन बाद डंजन सर्वे पार्टी वापस आ जाती है। लिया बताती है कि उनको डंजन में एक्सटरमिनेशन पार्टी को भेजना होगा क्योंकि डंजन में ब्लड वाइपर है। यकीनन हिराको को पता है कि ये कौन है। यह बताती है कि ब्लड वाइपर का मीट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल माना जाता है। उसके मीट से बॉडी में जबरदस्त वाइटलिटी आती है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इम्प्रूव होते हैं। आगे दिन बीतते हैं और विंटर आ जाता है। हिराको को पता चलता है कि अचानक से ही लू को अच्छा फील नहीं हो रहा। हालांकि वो कहती है कि वो ठीक ही है। तभी सेना पूछती है कि क्या हाल ही में लू को खट्टा खाने का मन हो रहा है। लू कहती है कि हाँ, कुछ समय से वो टोमेटो और फ्रूट्स बहुत ही खाए जा रही है। सेना हिराको को बताती है कि हॉलिंग विलेज में किसी के साथ ऐसा ही हुआ था, फिर आगे उसे बच्चा हो गया। इसका मतलब यह है कि भाई लू यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज नॉर्मल दिनों की तरह चल रहा होता है। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। जैसे ही सबको पता चला कि लू प्रेग्नेंट है तो सभी के सभी बहुत ही खुश हो गए और प्रेगनेंसी ही वो कारण था जिसकी वजह से लू ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही थी। आगे हिराको और बाकी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा होता है। सबसे पहले हिराको और बाकी सब खा लेते हैं, फिर उसके बाद सारी मेट्स खाना खाती है और तीसरे टाइम पे वो लोग खाना खाते हैं जो ब्रेकफास्ट में जल्दी नहीं आ पाते। गावरिया और बाकी के एंजल्स ऐसे बहुत ही सिंसियर होती है।
लेकिन जब वो अपने ऑफ ड्यूटी में होती है तब वो बहुत ही लेजी रहती है। आने और बाकी उनको फूड देने के लिए जाती है क्योंकि वो टाइम पे खाना नहीं खा पाती और उसी ऑफ टाइम में लिज़ार्ड मैन उनके कपड़े भी धो देते हैं। आगे हीरा को अपने काम में लग जाता है। तब यहाँ पर उसे इस दुनिया के गार्डन कीड़े दिखते हैं। वैसे साबुटॉन और उसके बच्चे ऑलरेडी इन सबको देख लेते हैं, इसलिए डैमेज करने से पहले हीरा को इनको ऑलमाइटी वेपन से बने हुए वाटर से खत्म कर देता है। आगे लंच का टाइम हो जाता है। ये सब यहाँ पर लंच कर रहे थे। वैसे पहले इनको लंच के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाई एल्फ का तो भाई अलग ही सीन था। हीराको ने जब उनसे कहा था कि वो रोज खाना खा सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि पहले उनको मुश्किल से ही दिन में एक बार खाना खाने का मौका मिला करता था। कभी कभी तो उनको कुछ दिनों बाद खाना खाने को मिला करता था। खैर लेकिन सभी अभी यहाँ पर मस्त से लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डांगा आके हीराको से कहता है कि काऊ ने बच्चे दिए हैं तो उनका खाना अभी बढ़ाना होगा। लिया भी यहाँ पर आके कहती है कि क्रॉप स्टोरेज को बढ़ाना होगा क्योंकि वो फिर से पूरे तरीके से भरने वाला है। टिया सोल्यूशन देती है कि उनको माइकल के साथ ट्रेड कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हीराको खुदाई करके फ्लावर्स को भी उगाता है जिससे विलेज और थोड़ा सा सुंदर लगे। खाली टाइम पे वो बच्चों के लिए खिलौना भी बना देता है जिससे वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेड्स और लिज़ार्ड मैन यहाँ पर बैटल की ट्रेनिंग ले रहे थे। आगे हीराको यहाँ पर डॉफ के पास आता है जहाँ पर वो अपने पूरे मन से अल्कोहल बना रहे होते हैं। दोनों हीराको से कहता है कि क्या वो 3 गुना ग्रेप्स को उगा सकता है क्योंकि उनको उनकी जरूरत है। सभी को डॉफ से बनाई हुई वाइन पसंद है तो हीराको इसके बारे में सोचता है। खैर तभी सेना यहाँ पर आके हीराको से कहती है कि विलेज में कोई अजीब सा ही आदमी आ गया है। हीराको देखता है कि यहाँ पर एक अजीब सा आदमी गॉड के सामने झुका हुआ है। वैसे हीराको भाई इस बात से हैरान था कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिर ये विलेज में आया कैसे। तभी लू यहाँ पर आती है और हम देखते हैं कि वो इसे जानती है। आगे हमें पता चलता है कि ये बंदा वैम्पायर का प्रोजेनिटर है। इसका नाम वार्गिराफे है। जैसे इसे पता चला है कि लू प्रेग्नेंट है वो उससे मिलने के लिए आ गया। वैसे वैम्पायर हमेशा अपने रेस के ब्लड लाइन को ही आगे बढ़ाते हैं। ये पहली बार था कि वो किसी ह्यूमन के बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि वार्ग को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लू को अपना ध्यान रखने को कहता है। हीराको को कुछ पता नहीं है कि ये प्रोजेनिटर मतलब क्या है। लू से बताती है कि उसका मतलब ये है ये उनके ग्रैंडफादर जैसा है। वार्ग बताता है कि वो 4000 साल का है। ये सुन के हीराको भाई बहुत ही हैरान हो जाता है। वार्ग बताता है कि वो अपने मेमोरीज को इरेज करके अपने लाइफ को बढ़ाता है। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट मेमोरीज को रखता है जैसे कि उसका नाम और वो किस क्लान का है। लास्ट टाइम वो मेमोरीज को इरेज किए हुए उसे 200 साल हो चुके हैं तो वो अभी काफी यंग है और ये सब करने के लिए वो मैजिक का यूज करता है। ये सब सुन के हीराको कहता है कि यार मैजिक बड़ी मस्त चीज है। वैसे वार्ग ने पहले चुपचाप विलेज में आके लू को देख के चुपचाप जाने का सोचा था लेकिन ग्रेट ट्री के नीचे उसे जो स्टैचू दिखा उससे उसको ग्रेट क्रिएटर की लाइकनेस महसूस हुई। वो बस उसके सामने झुक गया। ये सुन के हीराको पूछता है कि क्या वार्ग भी पहले गॉड से मिला है। वार्ग बताता है कि हाँ जन्म के बाद वो बस एक ही बार ही उनसे मिला था। गॉड ने उसे कहा था कि भले ही वो एबनॉर्मल बॉडी के साथ पैदा हुआ है पर वो अपना बेस्ट करे। ये सुनने के बाद हीराको समझ जाता है कि वार्ग फर्स्ट वैम्पायर है। खैर वार्ग को भाई अभी ज्यादा कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसने अपने मेमोरीज को इरेज कर दिया था। वार्ग को ये भी याद नहीं है कि ग्रेट क्रिएटर कैसा दिखता है। उसने बहुत बार ग्रेट क्रिएटर की लाइकनेस सोच के उनका स्टैचू बनाया लेकिन ऐसा मास्टरपीस स्टैचू उसने कभी नहीं देखा जो इस विलेज में है। हीराको समझ जाता है कि वार्ग को वो स्टैचू चाहिए लेकिन हीराको कहता है कि वो स्टैचू वो वार्ग को नहीं दे सकता। ये सुन के भाई वो बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि वो वार्ग से कहता है कि वो उसके लिए नया स्टैचू बना देगा। आगे हीराको स्टैचू बना देता है और वार्ग यहाँ से उसको लेके निकल रहा था। वार्ग कहता है कि स्टैचू के लिए वो कितना पे करे लेकिन हीराको कहता है कि वो इसके लिए पैसे नहीं ले सकता। गॉड कोई बेचने की चीज नहीं है। वार्ग कहता है कि वो कुछ और सोचेगा। वार्ग लू फ्लोरा को अपना ध्यान रखने को कह के और हीराको को भी शुक्रिया करके साथ में उसे लू का ध्यान रखने को कह के यहाँ से निकल जाता है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वार्ग ने पेमेंट की जगह इनको एक पियानो भेज दिया होता है। हीराको पियानो को डाइनिंग हॉल में रख देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों को पियानो बजाने की चुल मच जाती है। हमें पता चलता है कि भाई पियानो ये काफी रेयर है, बस किसी सेरेमनी में ही इसे यूज किया जाता है। मतलब अभी जो इनके सामने पियानो है उसको बजाने का जिंदगी में एक बार मौका मिलने जैसा है। ये तीनों बड़ी हिम्मत जुटा के पियानो बजाने के लिए आती है लेकिन पियानो को बजाने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती क्योंकि ये पियानो भाई बहुत ही डेफिनेटिव होता है। आगे तीनों हीराको के पास आके उसे कहते हैं कि उनको एक और पियानो चाहिए। हीराको कहता है कि जो पियानो है वो उसे ही बजा लेना लेकिन ये रोते हुए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। खैर हीराको ने माइकल को एक प्रैक्टिस पियानो बनाने के लिए कहा होता है। हम देखते कुछ दिनों बाद पियानो आ भी जाता है। हीराको देखता है कि भाई दोनों पियानो में जमीन आसमान का फर्क है। खैर आगे हम देखते हैं कि सभी इस पियानो को बजा के एंजॉय करते हैं। आगे कुछ महीने और बीतते हैं। लू का पेट और बढ़ गया होता है। वो कह रही होती है कि प्रेगनेंसी में बस उसे एक ही बात का दुख है कि वो वाइन नहीं पी सकती। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि बाकी सब ने भी ये डिसीजन ले लिया होता है कि जब तक बेबी नहीं आएगा वो भी वाइन नहीं पियेंगे। हीराको इसे
कह रहा होता है कि इनका डिसीजन बेहतर है क्योंकि अल्कोहल जितना एज होता है वो उतनी ही बेहतर बनती है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉफ चिंता में आ गए थे कि उनसे कोई वाइन क्यों नहीं ले रहा। हीरा को इनको सारा मैटर बता देता है। ये सुनने के बाद इनको राहत मिलती है। आगे और दिन बीतते हैं। लू के रूम में हीरा को एक फ्लावर को देखता है। लू बताती है कि लिया और एंजेलो से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने इसे लाया है। यह फ्लावर स्प्रिंग की गर्मी में भी रूम को ठंडी हवा से भर रहा है, यानी मतलब ये एक एसी की तरह काम कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आके अपने माउंटेन से लू के लिए एक सीक्रेट मेडिसिन लाती है। वो बताती है कि ये बॉडी को हेल्थी रखता है। उसके बाद लास्ट लू के लिए एक नेकलेस लाती है। वो बताती है कि इससे मैजिक रिकवरी में हेल्प होती है। आने ने बड़ी मेहनत करके लू के लिए पुडिंग बनाया होता है। लिया गुड लक चार्म के तौर पर लू को एक नेचुरल क्राउन पहना देती है। फ्लोरा भी अपने बहन के लिए टोमेटो और टोफू मिक्स सूप बना के लाई होती है, जो कि सरप्राइजिंगली टेस्टी होता है। कुरो और यूकी भी यहाँ पर एक रैबिट को हंट करके लाते हैं और स्पाइडर उन्होंने बेबी के लिए कपड़े बना दिए होते हैं। आगे शाम हो जाती है। हिराको को यहाँ पर एक वुडन हैमर भी दिखता है। लू बताती है कि वो दोनों ने दिया है। उसने लू से कहा है कि फ्यूचर में ये काम आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि लू के पेट में दर्द होने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि टाइम आ चुका है। आगे बेबी के बर्थ की तैयारी होने लगती है। कुछ घंटों के बाद हीरा को यहाँ पर आता है। सब कुछ ठीक ही हो गया होता है। हीरा को डैड बन चुका था, उसे लड़का हुआ होता है। अपने पापा के पास आने के बाद वो स्माइल करता है, जिससे हीरा को भाई बहुत ही खुश हो गया था। आगे हमें एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है। बच्चे का नाम अल्फ्रेड रख दिया होता है। कुछ दिनों बाद हीरा को विलेज में अब मनी सिस्टम भी लाने का सोचता है। वो बताता है कि विलेज में कभी भी किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो उसके पास आके ही लेते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उसके लिए ये काम करना अभी काफी मुश्किल हो चुका है। फ्लोरिन समझ जाती है कि अगर इनके पास खुद की करेंसी होगी तो वो अपने आप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हीरा को कहता है कि बिल्कुल सही। लिया कहती है कि वो तो गुड से भी ट्रेड कर सकते हैं ना, लेकिन हीरा को उसे समझाता है कि एक एप्पल के बदले कितनी स्ट्रॉबेरीज वर्थ होगी। सेना कहती है कि 3, पर टिया कहती है कि 1। हीरा को कहता है कि बस यही बात है, सब वैल्यू को अलग अलग देखते हैं, लेकिन कॉइन से वैल्यू फिक्स रहेगी, इसलिए मनी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि हीराको ने सभी को 3-3 कॉइन्स दे दिए होते हैं। सभी ने पैसों से अलग अलग चीजें ली। हीराको ने पैसों को मेडल के तौर पर दिया होता है। आगे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हीराको अपने बच्चे के बर्थ के लिए सेलिब्रेशन रखता है। अभी सभी मजे से वाइन का मजा ले रहे होते हैं। आगे डोनवर एक बैरल को लेके आता है। इसमें स्पेशल वाइन होती है। डोनवर अभी लकड़ी से बैरल को हिट करने को कहता है। दोनों मिलके बैरल को तोड़ देते हैं। हीराको को अभी पता चलता है कि ऐसे बैरल को ओपन करना इस दुनिया में सेलिब्रेशन माना जाता है। आगे सभी और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। हालांकि लू अभी भी वाइन नहीं पी सकती क्योंकि उसे बेबी को ब्रेथ फीडिंग करनी होती है। यहाँ डीमन कासल में भी इनको पता चल गया होता है कि विलेज में एक बेबी हो गया है। वैसे अब ये समझ चुके हैं कि विलेज के सामने ये कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना डिमोनिक किंगडम से किसी को वहाँ पर विलेज में शादी करवा ले। डीमन किंग भाई इसके लिए मना ही कर देता है। माइकल को भी यकीनन पता चल गया होता है कि हीराको को बेटा हुआ है। वो हीराको को गिफ्ट बेच के कांग्रेचुलेट करने वाला होता है। यहाँ विलेज में सब कुछ पीसफुल चल रहा होता है। हालांकि तभी कुछ रेसेस कहते हैं कि उनके रेसेस के और भी ज्यादा लोग यहाँ पर विलेज में रहने के लिए आने वाले हैं। इन लोगों का प्लान होता है कि क्यों ना वो एक और विलेज बना ले, जिसका नाम वो द ग्रेट ट्री विलेज 2 रखेंगे। तो इस पार्ट में बस इतना ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, हाइप कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।